स्टार्ट करें। कल डिस्कस किया मैं वैदिक सभ्यता के महत्व, ये बताया था कल मैंने। आज जो डिस्कस करना है उसी में से कुछ बातें हैं, उसके विरासत को लेकर के, उसकी प्रासंगिकता को लेकर के, और साथ में उसमें उन सबका मूल्यांकन और पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक में उनकी तुलना। ठीक, और उसके बाद फिर मुख्यतः हमें लिखना है। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं, उसको पहले डिस्कस कर देता हूं मैं, उनके बाद फिर लिखेंगे उसको। वो वैदिक सभ्यता, और इसमें जो है कल जो डिस्कस किया था इसके महत्व को लेकर के। इसके बाद फिर इसमें उनकी विरासत, उनकी प्रासंगिकता, उसके बाद फिर इनका जो है तुलनात्मक अध्ययन। दो तरह से कर सकते हैं, इस तरफ हड़प्पा और वैदिक से कर सकते हैं, और वैदिक में पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक, इसमें कर सकते हैं। इसके बाद फिर जो है दूसरा, जो इसका जो सबसे लास्ट सेगमेंट जो लिया था मैंने, इसमें इनका मूल्यांकन, असेसमेंट। महत्व कल में डिस्कस किया था, कुछ मुख्य बातें बताया था मैंने, बताइए जल्दी जल्दी। क्या बताया था कल मैंने? महत्व। चलो एक महत्व बताओ। राइट, उसको ऐसा ऐसा नहीं कहा जाए, उनको ऐसा कहा जाए, वर्तमान भारत की जो सामाजिक सांस्कृतिक जो परंपरा है उसका मूल आधार वैदिक संस्कृति है, या वैदिक सभ्यता है। पहला महत्व है इसका। राइट। दूसरा, वर्तमान भारत की जो है राजनीतिक जो संस्थाओं का जो मूल जो ढांचा है, या उनका जो स्वरूप है, कहां मिलता है हमें? वैदिक संस्थाओं में जो है, वैदिक राजनीतिक व्यवस्था में मिलता है हमें ये, किसी न किसी रूप में ये बोते हो गए। ठीक। उसके बाद फिर जो है उनकी वर्तमान जो भारत की जो है जो आर्थिक गतिविधियां हैं, उनकी काफी गतिविधियां जो है हमें कहां से मिलती है? प्रतीत होता है कि वहां वैदिक मान्यताओं, वैदिक जो आर्थिक जीवन हुआ करता था उससे प्रभावित है। ये बातें भी है। ठीक, तो यही सब बातें हैं एक्चुअल में वो। उसके बाद फिर बाकी और सब बातें हैं। सामाजिक जो संरचना है वर्तमान भारत की, जो बुनियादी संरचना है, आधारभूत जो संरचना है, उनको बहुत गहराई से प्रभावित किसने किया है? वैदिक सभ्यता ने प्रभावित किया है। ठीक है। धर्म और दर्शन में ये जो परंपराएं, रिवाज, जो मान्यताएं, जो मूल्य, नैतिकता, शिष्टता, सदाचार, लोकाचार, आचार, आचरण, व्यवहार, संस्कार, जीवन पद्धति हमारी, उन सबको बहुत गहराई प्रभावित किसने किया है? वेदों ने किया है, वैदिक सभ्यता ने किया है। ये सब इसके महत्व है ये। ठीक है। धर्म और दर्शन में जो है उनका मूल स्वरूप वर्तमान भारत की जो है धार्मिक और दार्शनिक परंपरा का, वो किससे डेराइव्ड है? यही वैदिक सभ्यता से। ठीक है। ये अब उसके बाद फिर जो है दूसरी बातें जो कह रहा हूं मैं इसमें, ठीक है, विरासत। इस वैदिक सभ्यता की क्या क्या विरासत रही है? इसने क्या, विरासत का मतलब क्या है? विरासत का मतलब क्या, कैसे समझे एक्चुअल में इनको? वो नहीं नहीं, वो तो बनाए रखने की बात कर दी है।
जो एक्चुअल में जो है वो उस समय जो हुआ करता था और आज वर्तमान में वो अस्तित्व में है, वो हमारे वर्तमान में अस्तित्व में है। वेद में ऋचाएं बहुत पहले लिखी गई है, वर्तमान में क्या वो बातें हैं हमारे पास में? हमारी धरोहर है वो। हेरिटेज का मतलब क्या है? धरोहर, यही मतलब है ये। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक है, उस समय के जो है उस ऋग्वेद काल में जो है बनाए गए जो मितभांड जो है, अगर मान लो वर्तमान में हमें कोई प्राप्त होते हैं या उनकी जो है कुछ इस प्रकार के जो साक्ष्य है, क्योंकि मुख्यतः उसके क्या है, वैदिक साहित्यिक, वो साहित्य ही हमारा सबसे बड़ा धरोहर है। उसमें जो मंत्र जो ऋचाएं हैं वो सबसे बड़ा धरोहर है। बाकी सब तो बात की है ये, मगर सबसे बड़ा धरोहर क्या है? वो वेद। उसमें जो सुक्तियां हैं, उसमें जो मंत्र है, उसमें जो ऋचाएं हैं, उसमें जिस तरह से उनको जो है रचा गया है, उनका स्वरूप, वो हमारे धरोहर है ये। उनकी भाषा, उनकी भाषा में कौन सा? वैदिक संस्कृत, ये हमारा एक धरोहर है ये। समझा रहा जो कह रहा हूं मैं ये? तो ऐसी कई बातें ले सकते हैं ये, ऐसी कई बातें हैं ये। कई बातों का मतलब मैं किसके बात कर रहा हूं मैं? हमें उन बातों को देखना है। विरासत का मतलब, विरासत इन सेंस क्या है? धरोहर। तो क्या है वर्तमान में हमारे पास में जो वैदिक का है? यही बातें कहते हैं ये। ठीक, हड़प्पा का जो है विरासत भी डिस्कस किए थे। हड़प्पा का जो है धरोहर क्या है हमारे पास में ये? जैसे कि नालंदा अगर मान लो, तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अगर देखिए, ठीक है, तो गुप्त काल में या गुप्त जो साम्राज्य था उसका विरासत क्या है? उसके बनाए मंदिर, स्थापत्य, ये है ना। ठीक है, इस तरफ जो है चंदेल में बुंदेलखंड क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में जैसे खजुराहो वाले क्षेत्र में, वहां पर जो है चंदेल वंशों की विरासत क्या है? क्या है? खजुराहो का मंदिर, 64 जोगिन मंदिर और बाकी सब मंदिर वहां पर, ये लक्ष्मण मंदिर, और लक्ष्मण मंदिर उसका नहीं है। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? तो धरोहर का मतलब क्या? वर्तमान में क्या बचा है हमारे पास में, यही मतलब हुआ ना। ठीक है, मुगल काल की सबसे महत्वपूर्ण धरोहर कौन सा? ताजमहल। समझ आ रहा है ये? तो धरोहर का मतलब हमें इस तरह से समझना है। तो अब पूरी वैदिक सभ्यता और उनकी जो संस्कृति जब हमें समझ में आ रहा है, हमें उनकी जो है जीवन पद्धति समझ में आ रहा है, उनकी राजनीतिक स्वरूप किस प्रकार का था उस समय का हमें यहां समझ में आ रहा है, उनकी सामाजिक और जो आर्थिक जीवन किस प्रकार का हुआ करता था, किस प्रकार की उनकी गतिविधियां हुआ करती थी, और उसके बाद फिर जो है उसमें धर्म और जो दर्शन का जो स्वरूप किस प्रकार का था। अगर वर्तमान में वो कुछ है हमारे पास है बचा हुआ, तो क्या है? वो एक धरोहर के रूप में आज भी बना हुआ है। वो क्या है? धरोहर है ये। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक है, वो किसी भी की बात करेंगे, हड़प्पा की जब बात करेंगे तो भी हम वही बात किए हैं। उसकी जो मूल बातें अगर वर्तमान में किसी रूप में अगर है, तो क्या है? वही हमारी धरोहर है। जो कहते हैं ना ये, अब ठीक है, अब जैसे कि मेरे लिए नहीं, पर्सनली नहीं, ठीक है, तो आप भी अपनी पर्सनल कुछ बातें देख सकते हैं कि हाँ, हमारा जो है कुछ पूर्वजों का जो है हमें दिया हुआ कुछ है हमारे पास में। वो क्या है? एक उपहार के रूप में है, एक धरोहर है हमारे लिए। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? तो इस तरह की जो बातें होती वो क्या है? धरोहर। अब छत्तीसगढ़ में जो है पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, देखिए 61वां स्थापना दिवस, 61वां वर्ष, वो क्या है? हमारा एक धरोहर है। ये बूढ़ा तालाब, ये हमारा एक धरोहर है, रायपुर का जो है ये। ठीक है, उधर सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, वो हमारा एक धरोहर है ये। समझ में आ रहा है ना ये? वो मल्हार में जो पुराना किला मिला हुआ है, कब? सातवाहन काल का, वो हमारा एक धरोहर है ये। समझ में आ रहा है ये? वो किरारी में जो है हमें एक एक वो यज्ञ उप मिला हुआ है, कास्त स्तंभ, वो भी क्या है? एक धरोहर है। हड़प्पा से जो है मानव के कंकाल, एक महिला के कंकाल मिले हैं, वो एक धरोहर है। समझ आ रहा है ना जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक है, कि वो जो है इतने लंबे समय बाद भी वर्तमान में हमारे पास में बना हुआ है। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण है ये, उस समय की जो मान्यताएं हैं, उस समय के जो है जो परंपराएं, उस समय के मूल्य, जीवन शैली, पद्धति, सब कुछ
आज वर्तमान में हमारे जीवन में बना हुआ है। सबसे बड़ा धरोहर यही है। ये मूर्त नहीं है, ये क्या है? अमूर्त है। मूर्त और अमूर्त समझ में आ रहा होगा ये, ठीक है। मूर्त और अमूर्त जो है समझ में आ रहे होंगे। मूर्त मतलब क्या? टेंजिबल और नॉन टेंजिबल, ठीक है। गुड इवनिंग, ठीक है। हेमलता भी क्लास में। किनकी बात कर रहा हूं मैं? टेंजिबल और नॉन टेंजिबल, ठीक है। तो दो चीजें होती है भारत की जो है, जो संस्कृति में जो है दो पहलू उसके है वर्गीकरण का। एक मूर्त होता है और दूसरा क्या होता है? अमूर्त होता है। ये मूर्त का मतलब क्या हुआ? टेंजिबल। मूर्त जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो हमारी संस्कृति का मूर्त हिस्सा है। समझ आ रहा है ये, ठीक है। तो क्या देख सकते हैं ये, ठीक है। कुछ स्थापत्य है, वो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं उनको। वो समझा जो कह रहा हूं मैं ये? तो इस तरह के जितने भी होते हैं वो सब क्या होता है? टेंजिबल पार्ट होता है हमारी कल्चर का, संस्कृति का। ये दूसरा जो होता है नॉन टेंजिबल। अब मंत्र को तो हम नहीं देख सकते ना, संगीत को तो हम नहीं देख सकते। संगीत सुनने से जो है, जो 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 शांति मिलती है, यही है ना, ये जो शांति मिलती है, ये ठीक है। जो उसमें जो अनुभूति होती है संगीत से, वो तो आप ना तो बता सकते हैं, जो सुनेगा वही अनुभव कर पाएगा। ये तो ना तो दिखता है, ना तो आप उनको छू सकते हैं। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं ये? तो क्या है? इंटेंजिबल, अदृश्य। तो भारत की जो संस्कृति है या फिर भारत की जो धरोहर है, उस धरोहर में जो है टेंजिबल और नॉन टेंजिबल। तो नॉन टेंजिबल में जो है, अमूर्त जो है धरोहर में, विश्व की विरासत का बड़ा हिस्सा किसका? वैदिक मंत्र, वेद जो है, ठीक है। विश्व विरासत की जो सूची है यूनेस्को की है, उसमें अमूर्त हिस्से में, अमूर्त पार्ट में कौन है? ये वैदिक वेद और उनके मंत्र उच्चारण की जो पद्धति है, वेद और उनके जो मंत्र उच्चारण की जो पद्धति है, ठीक है। जैसे कुछ दिन पहले जो है गरबा नृत्य को जो है सम्मिलित किया गया था ना ये विश्व विरासत की सूची में, ठीक। वैसे ही इस तरह जो है काली जो पूजा होता है कलकत्ता में, मालूम होगा ये, ठीक है। ऐसे और कई भी है ये, ठीक है। सांस्कृतिक वाला है, कुछ प्राकृतिक में भी जानते हैं ये धरोहर विश्व के लिए, उधर कंचनजंगा और भी कई है। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? इस तरह से ये कुछ दिन पहले जो है इस तरफ जो साउथ में जो है ये काकती वंश का एक जो है मंदिर, उनको भी सम्मिलित किया गया था। समझा रहे? ये तो ये लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं मैं ये। तो ये क्या है? ना केवल भारत के लिए बल्कि जो है विश्व के लिए जो है ये वैदिक जो साहित्यिक ग्रंथ में जो ऋचाएं और उसमें जो मंत्र है, उनको जो है उच्चारण की जो पद्धति है, वो अपने आप में विश्व के लिए एक विरासत है ये, ठीक। पहली बात है ये, ठीक। पहली बात हुआ वो, ठीक। इसके बाद फिर दूसरी बात है ये, पहले हम विश्व स्तर में बात चले गए कि विश्व के लिए हम क्या है? विरासत की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं यहां पर? ये यूनेस्को के द्वारा, इनको यूनेस्को के द्वारा जो है इनको अमूर्त संस्कृति के अंतर्गत जो है अमूर्त हिस्से के रूप में, अमूर्त स्वरूप के रूप में विश्व का धरोहर के रूप में घोषित किया है। किसको? वैदिक ऋचाओं को, उनके उच्चारण की जो पद्धति है उनको। पहली बात है ये, समझ रहे हैं? ये महत्व में जाएंगे तो वो भी बता सकते हैं, उनको इतना महत्व है कि इसने ऐसा से किया है, मगर ये हमारी क्या है? विरासत है ये, ठीक। इसके साथ साथ अब बाकी सब बातें ले सकते हैं ये। बाकी सब बातें में कुछ पहले अमूर्त ही देख लीजिए। अमूर्त में क्या बताएंगे? आई फिर चलो मूर्त आसानी से बता सकते हैं ये, ठीक है। अब मूर्त में क्या है? इनकी जो है मुख्य जो है देखें तो उनके जो ऋग्वेद या फिर वैदिक, वैदिक जो जितनी भी ग्रंथ है हमारे पास में, पूरे ग्रंथों का तो वास्तविक स्वरूप में, मूल स्वरूप हमें वास्तविक में तो वर्तमान में तो है ही नहीं है, मगर उनकी ऋचाएं तो है, उनकी ऋचाएं तो है। आज भी तो हम जानते हैं गुरुदेवा नहीं जननी जन्म भूमिष्य स्वर्गदपि गरियसी, आज भी तो हम जानते हैं ये। कहां से? समझ में आ रहा है ये, ठीक है। उसमें जो है नदी सूक्त, नदियों का जो है स्तुति है, 3 नदी सूक्त है, ठीक है। वैसी सोम के लिए है, ठीक है, वनस्पति के लिए, पेड़ पौधों के लिए है, ठीक है। तो इस प्रकार की जितनी सारी बातें हैं ये किसकी बातें हैं? ये
ये आज भी वर्तमान में हमारे पास में प्रासंगिक, आज भी हमारे लिए वैसे ही हमारे जीवन के साथ ये बना हुआ है ये। ठीक, तो वैसे जैसे बताया मैंने कि यूनेस्को जो है, यूनेस्को ने क्या किया, इसकी मंत्रोच्चार पद्धति है, इनको जो है, जो इनकी जो ऋचाएं हैं, इनकी जो ऋचाएं हैं, इनमें मंत्रोच्चार की पद्धति, आपने कभी देखे वैदिक मंत्रों को जिस प्रकार से उच्चारण किया जाता, सुने हैं आप लोगों ने? नहीं? ठीक, एक बार सुन के देखिएगा। ठीक है, ठीक है, तो उनकी अलग पद्धति है ये, उनको जो है सुने होंगे, ध्यान में नहीं आ रहा है आप लोगों को, मुझे मालूम है, सुने जरूर होंगे आप लोगों को। ठीक है, अब उसको मैं आता है पर अभी नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है, तो मंत्रोच्चार की पद्धति है, वैदिक मंत्रोच्चार की पद्धति उनकी अपनी है। ठीक है, तो ये जो है खुद ये मंत्र और उनकी जो पद्धति, जिस प्रकार से कहा जाता, जिस प्रकार से उनका उच्चारण किया जाता है, ये पूरी विश्व के लिए क्या है, एक धरोहर है। पहली बात है। दूसरी बात है, मैंने क्या बताया कि ये जो ऋचाएं इसमें वेदों में है, ठीक है, इधर मैंने उच्चारण की पद्धति बताई है, मैंने मंत्रोच्चार की जो पद्धति बताया एक वो, ठीक है, और दूसरा मैंने क्या बता रहा हूं मैं, दूसरा मैंने क्या कि वो वैदिक साहित्यिक ग्रंथ, वैदिक जो साहित्यिक जो ग्रंथ है, ये पूरी विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है इनको, वो पर्टिकुलरली जो है ऋग्वेद को। ठीक है, हालांकि कब इनका संकलन हुआ है वास्तविक अनुमान तो नहीं है, कोई इनको 1500 बीसी, हालांकि पूरी तरह से भ्रामक है, कोई उनको 2000 बीसी, कोई उनको 2500 और कोई उनको 3500, कोई उनको 5000 तक भी कुछ ऋचाओं को जो है उनकी रचना को लेते हैं। इतनी प्राचीन है ये, समझ में आ रहा है ये? तो प्राचीनता उसकी महत्व है और वो वर्तमान में अस्तित्व है, ये हमारी विरासत है। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? देखिए इस तरह की बातें हैं। अब जिससे रामायण है, रामचरितमानस है, रामायण है। अब ठीक है, अब रामचरितमानस तो ठीक है, अभी 15वीं सदी में लिखा गया, वो अलग बात है, ये वर्तमान में तो है वैसे का, मगर वैसे अगर देखें तो वाल्मीकि कृत जो रामायण है वो तो बहुत पहले एक महाकाव्य कालखंड में लिखा गया है, उनको वो उस समय संकलित किया उन्होंने, लिखा गया बेसिकली ये। महाभारत भी वैसे जो है संकलित किया गया, मगर आज भी तो है हमारे पास में, वो तो बिल्कुल वास्तविक रूप में है, देखा जाए तो वो यही हुआ ना। ठीक है, अष्टादश जो महापुराण है वो भी क्या है, बिल्कुल वास्तविक स्वरूप में है, मूल स्वरूप में है, देखा जाए तो वो। हालांकि मूल जो है उनकी जो प्रति है, पांडुलिपि उनकी, ये हमारे पास में नहीं है। जो वेदों के जो है, वेदों के जो पांडुलिपि है, जो हमें सबसे प्राचीनतम भारत में जो प्राप्त हुआ है, भारत में ही प्राप्त हुआ है, वो 11वीं सदी का है। कब का है? 11वीं सदी का है। अब 11वीं सदी का इसका मतलब जो इसके पहले जो है, 11वीं सदी से पहले जो है, हमें ऋग्वेद का मूल स्वरूप कुछ हमें पता नहीं है। हमें जो वर्तमान में हम जिससे जानते हैं एक्चुअल में ऋग्वेद के बारे में, वो मूल रूप से देखें तो कब, वो 11वीं सदी में जो रचा गया है। ये 11वीं सदी में उनको उनकी पांडुलिपि समझते हैं ना, उनकी मूल प्रति जिस पर लिखा गया, जैसे आप लोग लिखते हैं ना, वो पांडुलिपि दिखता सही है आपके लिए, वही पांडुलिपि हो गया। जो मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूं तो आप लोग मूल चीज लिख रहे हैं, बाद में जेरॉक्स करवा दिया तो ऐसा नहीं, मूल प्रति की बात कर रहा हूं मैं ये। ठीक है, तो वैसे क्या है, ये वैदिक साहित्यिक ग्रंथ जो है, ठीक है, ये अपने आप में जो है एक अद्वितीय है। ये हमारे लिए आज भी हमारा सबसे बड़ा धरोहर है, आज भी हमारा सबसे बड़ा धरोहर है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है हमारा ये, तो इस प्रकार से क्या है, ये दूसरी बातें लिया मैंने इसमें से। पहली बातें हुआ, फिर दूसरी बात है ये, समझ में आ रहा है ये? मैं उस किताब की बात कर रहा हूं एग्जैक्टली, उसमें जो रीचा है उसकी बात कर रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं? दूसरी बात है ये। ठीक, अब उसके बाद मैं इसके अंदर जा रहा हूं और थोड़ी सी ये, ठीक है, अब इसके बाद थोड़ी अंदर जा रहा हूं। अंदर का मतलब मैं किसके बात कर रहा हूं मैं? उन वैदिक सभ्यता में जो था, वैदिक संस्कृति में जो है, या फिर वैदिक साहित्यिक ग्रंथ में जो है, किसके बारे में है? वो वैदिक आर्यों के बारे में है। ठीक है, उनकी पूरी जीवन पद्धति के बारे में है ये, उनकी पूरी जीवन पद्धति। तो उनकी जो जीवन पद्धति हुआ करता था, अब जीवन पद्धति मतलब सभी प्रकार की जीवन की बात कर रहा हूं, उसमें जीवन के सभी आयाम की बात कर रहा हूं मैं। अब जीवन के सभी आयाम का मतलब क्या है? उनका जो वो कैसे जो है अपनी बुनियादी भोजन की जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं उनको
पूरा करते हैं, वो कैसे अपने लिए वो घर बनाते थे, कैसे जो है वहां जो है प्रकृति से वहां संघर्ष करते हुए अपने आप को उन्होंने बनाए बचाए रखा और वहां वहां से प्रगति करते चले गए। यही हुआ ना, प्रगति करते चले गए। जो बातें समझ में आया उसके अनुरूप तो उन्होंने अपने जीवन को गढ़ा, मगर जो बातें समझ में नहीं आया उनको उसने शक्ति मान लिया, एक अद्भुत या फिर एक अद्वितीय या फिर एक ऐसी शक्ति जिनके बारे में वो जो है बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं, मगर बहुत ही शक्तिमान है वो। ठीक है, और उसका अपने जैसे जो है एक व्यक्तित्व जो रूपी जो है शरीर में उनका आरोपण कर दिया। यही बातें हैं। ठीक, मतलब उसमें क्या बात कर रहा हूं मैं, वर्तमान भारत में जो है जो लोग रहते हैं, वर्तमान भारत में जो लोग रहते हैं उनकी जीवन पद्धति में जो मूल बातें हैं, ठीक है, चाहे हम उसमें प्रारंभिक स्तर से अगर देखें, प्रारंभिक स्तर से देखें, ठीक है, जैसे कि वर्तमान में अगर देखेंगे तो वैदिक साहित्यिक ग्रंथों में जो है वैदिक समाज की अगर बात करूं मैं, ये भी चलो राजनीति की बात पहले करता हूं मैं, उसमें सभाता जो है दशराग युद्ध के बाद जो है जब सुदास ने जो है इस तरफ अपना चक्रवर्ती का उपाधि धारण किया, चक्रवर्ती को उपाधि धारण किया, तो बाद में उन्होंने क्या किया, आसपास जितने भी और क्षेत्रीय जो कबीले के जो राजा हुआ करते थे, तत्कालीन जनजाति हो चाहे वहां गैर जनजाति हो, वो सबको बुलाया, आपस में आम सहमति बनाने का प्रयास किया। यही है ना, आम सहमति बना करके उन्होंने आर्य और अनार्य के बीच क्या है, एक सामंजस्य स्थापित किया। यही बेसिकली है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वर्तमान में भी अगर देखें, वर्तमान भारत की जो है राजनीतिक परंपरा में जो है आम सहमति के द्वारा जो है निर्णय लेने की जो पद्धति है, ठीक है, जैसे जो है वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव, इसके लिए कुछ दिन पहले भारत सरकार ने 2019 के आसपास में, भारत सरकार 19 नहीं थोड़ा पहले, बाद में भारत सरकार ने जो है एक कमेटी का गठन किया था, जानते हैं। उसके बाद उसने रिकमेंडेशंस दे दिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको एक्सेप्ट कर लिया और कुछ दिन पहले उनको डिस्क्लोज किए हैं। अब पूरे भारत के लोगों के लिए वहां खोल दिया गया कि आप हमें रिकमेंडेशन दे। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है, वही संवाद है। जैसे कहां पर संवाद किए जाते थे, वैदिक राजनीतिक जीवन में हुआ करता था। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं ये? तो उन्होंने हमें ये सिखाया है। ठीक है, तो वैदिक राजनीतिक दृष्टिकोण के बताया मैंने तो ये। ठीक है, तो अगर इसमें जो है धरोहर के रूप में अगर हम इसमें राजनीतिक संस्कृति की अगर बात करें, तो राजनीतिक संस्कृति में जो है काफी बड़ी जो स्वरूप है हमारा। भले अलग बात है, उस बात को नहीं ले रहे कि पॉलिटिकल कल्चर बहुत खराब हो गया है हमारा, ये मतलब उसकी जो मूल बातें हैं, कितना भी खराब हो जाए पॉलिटिकल कल्चर, मगर जब तक हमारा संविधान है तब तक वो कोई पॉलिटिकल कल्चर जितने भी राजनीतिक के जो है जितनी भी खराब हो जाए, मगर उससे कुछ खास होने वाला ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सबका मूल आधार हमारा क्या है, संविधान है। और संविधान में से कई बातें हैं जो कहां से है, वैदिक साहित्यिक ग्रंथ से है। यहां तक कि जो है संविधान की जो मूल प्रति है, उनमें संविधान की जो मूल प्रति है उसमें चैप्टर 1 में जो लिखा हुआ है, ठीक है, चैप्टर 1 में जो है वो क्या है, हड़प्पा से प्राप्त जो वृषभ का चित्र है। ठीक है, वैसे जो है 1 नंबर 2 नंबर को छोड़ दे रहा हूं मैं। तीसरे भाग में, भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार। मूल अधिकार में जो है इस तरफ भगवान राम, लक्ष्मण और सीता मैया वो वनवास से जो है वापस अयोध्या पहुंचे, उनका चित्र उत्कीर्ण है मूल संविधान की मूल प्रति में ये। ठीक है, भाग 4 में जो है राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है, उसमें जो है वो भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को जो गीता को उपदेश दे रहे हैं, उनका चित्र उत्कीर्ण है। तो वो भी तो उसमें रूप में है। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं? ये सब क्या है, वैदिक साहित्यिक ग्रंथ है ये। तो हमारी राजनीति को किस प्रकार से, राजनीतिक जीवन को जो है जिस प्रकार से जो है उसमें अभी जो घुला मिला है कौन, वैदिक मान्यताएं, वो भी जो है ये, वो हमारी एक विरासत है ये। इसमें आम सहमति से जो है निर्णय लेने की पद्धति को उसने विकसित किया है संवाद के माध्यम से। ठीक है, इनके साथ साथ जो है उन्होंने सर्वे भवन्तु, सर्वे भवन्तु, सब क्या, सर्वे भवन्तु सुखिनः,
ये जो विचार है उपनिषद में, महाउपनिषद में जो है वसुधैव कुटुंबकम का जो विचार है, जननी जन्मभूमि, ये महत्वपूर्ण है। मां, इसलिए एक पेड़ मां के नाम, और जन्मभूमि मतलब किनकी बात कर रहे हैं हम? भारत की भूमि की बात कर रहे हैं। ये तो मां हो गया, और ये भारत की भूमि, जन्मभूमि। आज भी जो है हम किसकी बात करते हैं? ये यही बातें है ना। ये कौन सिखा रहा है? ये समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं? ये मतलब इसे कुछ मूल बातों को समझना है। एक्चुअल में वो सब कुछ किताब में लिखी हुई बातें अगर सोचेंगे और लिखेंगे तो फिर वो वही है कि थोड़ी बहुत ही नंबर मिल जाएंगे ले दे करके, मगर कुछ मौलिक बातें आप सोच के देखो। ये अपनी सोच से लिख रहे हैं आप, ये तो आप सोच रहे हैं ना। ठीक है, जननी जन्मभूमि, ये कौन सिखाता है कि हमारा जो है ये भारत की भूमि ही हमारे लिए क्या है? स्वर्ग है। इसीलिए जो इनको ज्यादा से ज्यादा और बेहतर बनाने की आवश्यकता है। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं? ये ठीक, एक विचार ये है। एक विचार जो मैंने बताया, आगे ले लेता हूं इनको मैं। महाउपनिषद में नहीं, वसुधैव तो बाद में ले लेता हूं। ये तो समझ में आ गया होगा ना। ये जननी जन्मभूमिश्च, भारत की भूमि हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये हमें कौन सिखाता है? वेद सिखाता है। स्वर्ग से बढ़कर के कौन सा है हमारा? ये भूमि। इसीलिए हमें भारत की सुरक्षा करना चाहिए। पता चल रहा है कि उधर पाकिस्तान में जो है चाइना के अपना जो है सेना लगा रहा है, तो स्वाभाविक है हमें क्या है? तैयार रहना चाहिए। पाकिस्तान जो है चाइना के सैनिक को लगा रहे अपने तरफ में, समझता है ना? एक फिर और इस तरफ और भी विचार ले लो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। कहां की बात है? वसुधैव कुटुंबकम। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये महाउपनिषद में है। प्रश्न पूछा गया था ना, प्रश्न पूछा गया था 2 नंबर का मेंस में। ठीक है, G20 का थीम है, ये भी जानते हैं ऑलरेडी ये। ठीक है, काफी सारी बातें ऐसे हैं ये जो काफी बड़ी मात्रा में प्रवाहित है ये। और वर्तमान में भारत सरकार का अगर देखें तो क्या है? हम साथ साथ नहीं नहीं, हम साथ क्या है? नहीं नहीं नहीं, क्या है? क्या है? कोई ऑनलाइन मुझे मैसेज कर देंगे। भारत सरकार का वर्तमान में जो है उसका जो थीम लाइन है, नारा है, सबका साथ सबका विश्वास। सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, और सबका, हाँ ठीक है, मतलब ये बातें हैं, मूल बातें। मतलब सबको साथ में लेकर के हमें जो है, और सबको साथ मिलकर के हमें जो है भारत को बनाना है 2047 तक विकसित भारत। यही मूल बात है इसमें। ये यही है ना। ये तो सबको साथ लेने के विचार जो है किसमें है? वही तो बोलते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, भगवान इस देवताओं को साक्षी मारकर कहते हैं एक साथ बोलो, एक साथ सोचो। ये विचार किसका है? वेदों में है ये। किसमें है? वेदों में। ये वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व को क्या है? अपने कुटुंब मानना है। ये क्या है वर्तमान में? समझ में आ रहा है ये? इनके अलावा ये जो है, ये वैदिक लोग जो है, इनके पूरे ये क्या है? किसके साथ अपना जीवन बिताते हैं? किसके अनुरूप अपने जीवन बिताते हैं? प्रकृति के अनुरूप। वर्तमान में भारत सरकार का जो सबसे बड़ा और विश्व स्तर पर बड़ा पॉपुलर जो है एक जीवन पद्धति है, कौन सा? जलवायु परिवर्तन के दौर में लाइफ। यही बात तो कह रहे हैं हम। हमारे जो है 5000 साल पहले जिन लोगों ने बता के गए हैं, आज हम अभी तक उसकी बातों को दोहरा रहे हैं। कुछ नई बातें हमने सोचा ही नहीं। लाइफ फायर इन्वायरमेंट, ठीक है, पर्यावरण के लिए जीवन, प्रकृति के लिए जीवन, यही बातें है ना। ठीक है, तो ये किसका है? ये
हम कुछ नई बात नहीं कह रहे हैं, मैं इसीलिए कह रहा हूं मैं ये। ठीक है, तो ये सब बातें हैं मूल रूप से। ये देखो, ये सब जितनी बातें कह रहा हूं मैं, ये कुछ चेकलाइनें बस लेना एक्चुअल में वो। ठीक है, तो ये मूलतः किसके बात है? ये हमें जो प्रकृति के अनुरूप जीवन जीना चाहिए, प्रकृति के अनुरूप हमें जो है जीवन की हमारी पद्धति होंगी। पद्धति अगर होंगे तब कोई समस्या नहीं है। प्रकृति के अनुरूप हमने जो है प्रकृति को हमने बर्बाद करना शुरू कर दिया, तब हमें जो है समस्या ही और समस्या ये शुरू हुआ है ये। ठीक है, और समस्या लगातार बढ़ते जा रहा है, यही हुआ ना ये। ठीक है, इस प्रकार से पहले हमने जो है बड़ी मात्रा में जैसे जल्दी जल्दी जो कई तरीके अलग अलग तरीके अपना करके हमने तापमान को बढ़ाया, और अब हम जो है जल्दी जल्दी तरीके अपना करके क्या है, तापमान को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे बड़ा जो है मूर्ख मूर्ख जो है जीव और क्या हो सकता है? ये समझ आ रहा है ना? ये दूसरा कोई है ही नहीं है। ठीक है ये तो। हाँ हाँ, ठीक है, मुझे मालूम है आप जो कह रहे हैं। ठीक है, तो ये जो बातें कह रहा हूं चल में, ये जो है ये ठीक है, ये किताबों में हो सकता है इस तरह का ना मिले ये, मगर ये मूल बातें आपको ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद बाकी जो बातें हैं वो तो है ही हमारे पास में। अब इसके बाद फिर बाकी क्या बातें कह सकते हैं इनमें? ठीक है, एक मैंने तो ऑलरेडी बता रखा है, वैदिक दर्शन है खुद ये क्या है? वैदिक दर्शन। ये वैदिक दर्शन ये वैदिक दर्शन ही अपने आप में एक बड़ा धरोहर है हमारा ये। इसमें जो इनकी जो साहित्य है, इनके इनके जो साहित्य के जो ग्रंथ है, इनके जो काव्य है, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण क्या है? धरोहर है ये। मतलब ये भारतीय साहित्य का जो है एक बहुत ही जो है एक अनुपम कह सकते हैं ये, कि वैदिक आर्यों ने जो है कम से कम इतनी बड़ी मात्रा में उन्होंने ऐसे कुछ साहित्यिक ग्रंथ लिखे, उसमें ऐसे कुछ विचार डाले कि आज तक कुछ हम नया सोच नहीं पा रहे हैं। सोचे हैं मगर सब किसी न किसी रूप में वहीं से। कोई तो जो है इधर 19वीं सदी में कह रहा है वेदों के वो लौट चलो। समझ में आ रहा है इसका मतलब ही है? ठीक है, कुछ दिन पहले भी हम लोग कह रहे थे, पुरानी बातें हैं। ठीक है, पशुपालन को बहुत अधिक महत्व देना चाहिए, गरवा और घुरवा को भी सबसे अधिक महत्व देना चाहिए। तो कौन सी बात कहते हैं वो? मूलतः वही बात तो है भाई, पशुपालन को हम ज्यादा महत्व देना चाहते हैं। ये वर्तमान में ये पशुपालन को कब सर्वाधिक महत्व मिला है? पूर्व वैदिक काल में मिला हुआ है, क्योंकि वही मूल जीवन का आधार है ना प्रारंभिक वैदिक आर्यों के। तो सर्वाधिक महत्व किसको? इसीलिए भारत सरकार भी वर्तमान में जो है पशु रत्न गो रत्न अवार्ड दिया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, उसमें रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरुआत है अभी गो रत्न अवार्ड के लिए। ठीक है, और साथ में जो है गोवर्धन योजना भी जानते हैं ऑलरेडी ये राज्य सरकार का जो है वो नरवा गरुआ घुरुआ बाड़ी, तो अब पूरे 5 साल तक लगातार बहुत पॉपुलर रहे, ये अलग बात है। थोड़ा सा अब वर्तमान में तो प्राथमिकता जो ऐसी बदल गई है, मगर वर्तमान में जो है भारत सरकार और राज्य सरकार जो है पशुधन को बचाने का और उनको बढ़ाने का और उनको जो है विकास करने का बहुत बेहतर प्रयास किया जा रहा है। मतलब वर्तमान में पशुपालन आधारित पशुधन आधारित जो अर्थव्यवस्था का बहुत तेजी से विस्तार हो रहा है। समझ में आ रहा है ये? इसीलिए जो है वो जैविक जो खाद बनते हैं आजकल, और आजकल जो जैविक जो जो वो क्या बोलते हैं उनको, दवाइयां छिड़कने के लिए, ठीक है, कीटनाशक वाला, ये सब जो है जो सब किसमें, इन सब में बहुत बड़ी मात्रा में भूमिका है ये। ठीक, इस तरह से ये तो एक मैंने क्या बताया, तो ये वैदिक दर्शन साहित्यिक ग्रंथ काव्य ये बहुत महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण जो है और देखें इसमें ज्यादा, इसमें हमको यहां से अलग कर दिए तो उसमें जो संगीत सामवेद। ठीक है, अगर संगीत अगर यहां पर इजाद नहीं किए होते तो समझ लीजिए कि इसमें वर्तमान में हम जो है शास्त्रीय संगीत हमारे अस्तित्व में भारत में अस्तित्व में नहीं रहता। तो हम पूरी दुनिया को बताते क्या कि हमारे पास में क्या है? दुनिया को बताने के लिए हमारे पास में है कि सामवेद ये हमारी शास्त्रीय जो संगीत है, संगीत का जो मूल स्वरूप है, मूल मूल स्वरूप नहीं कहा जाए इनको, इनका जो मूल तत्व है, ठीक है, और स्पेशली क्या है, 7 स्वर का स्रोत, ये तो मालूम होगा ये। ठीक है, तो इसमें
संगीत तो स्वाभाविक है। संगीत का मतलब क्या है? इसमें क्या है? बजाना भी है और गाना भी है। तो लय, सुर और ताल सब कुछ है। यही है ये, ठीक, ये मूल बात है। तो ये सब क्या है? ये हमारी धरोहर है। ये हमारी क्या है? धरोहर है ये, ठीक है। इनके साथ साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण जो है ये, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण ऋग्वेद में जो है इनके मनोरंजन के साधन में क्या है? बहुत महत्वपूर्ण। वो रथ, वो घोड़ा दौड़ वाले, रथ दौड़ वाले को छोड़ दो वो, ठीक है, उनको तो बाधित नहीं कर रहा हूं मैं। ये सबसे महत्वपूर्ण ये है, सबसे महत्वपूर्ण ये है ऋग्वेद में ही, ऋग्वेदिक काल में जो है, ऋग्वेदिक काल में जो है ये लोग नाट्यशाला के बारे में, ये ठीक है, ये नाट्य कला के बारे में, इनके जो है मनोरंजन का बहुत महत्वपूर्ण साधन हुआ करता था नाट्य कला। नाट्य समझते हैं? छत्तीसगढ़ में नाट्य कला के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं हमें? सीता भेंगरा, जोगी मारा गुफा, जानते हैं ना ये सीता भेंगरा जो है। वैसे ही अब सीता भेंगरा में जो है वर्तमान जो नाट्यशाला है हमारा छत्तीसगढ़ के सीता भेंगरा में, जो वर्तमान जो नाट्यशाला है, मौर्य काल का है, लगभग ये बाद का कालखंड का है, ठीक है। तो वो उनका जो स्वरूप है, उनकी जो संरचना है या उनकी बनावट है, उनको ऐसा कहा जाए कि वो वैसा ही है, वैसा ही है जैसा बताया है भरत मुनि ने अपनी नाट्य की पहली रचना नाट्यशाला में। कौन सा? नाट्यशाला नहीं, नाट्य शास्त्र में। किसकी रचना? भरत मुनि का। उनका जो मूल स्वरूप है उस नाट्यशाला का, उस नाट्य का, वो कहां मिलता है हमें? ऋग्वेद में मिलता है। समझ आ रहा है ये? तो नाट्यशाला जो प्रारंभ किया गया वर्तमान में जो है भारत में जो है, वर्तमान ना केवल भारत में जो है, अभी नाट्य जो है, ये नाट्य बेसिकली जो है आर्यों की नहीं है, देखो जाए तो वो अनार्यों की भी है बड़ी मात्रा में। ये रहस्य क्या है? रस नहीं जानते? रे रहस्य, रासलीला दर बीजभाषा में अगर चले जाएंगे तो, और हमारे यहां क्या है? रहस्य। अभी जो है कुछ दिन पहले और हुआ था दही कांदो, तो पता होगा? नहीं पता दही कांदो? अरे दही लूट। आप लोग जो है अच्छी अच्छी बातों को नहीं जानते हैं, ये अच्छे अच्छे शब्दों को नहीं जानते हैं आप लोग, जानिए, ठीक है। बिगड़ा हुआ रूप जानने से बेहतर है कि थोड़ी सी अच्छी बातों को जाने ही है, ठीक है। अच्छे लोगों के साथ में रहेंगे तो साधु की संगति के साथ में जो है क्या बन जाते हैं? बुद्धिमान लोगों के साथ संगति की वजह से क्या बन जाता है? ठीक है, इसलिए अच्छे लोग बनाइए, अच्छे बात करने वाले दोस्त बनाइए, ठीक है। जो कह रहा समझ में आ रहा है जो है, ठीक है। हाँ, तो इसमें शास्त्रीय संगीत, अब इनमें जो है सबसे महत्वपूर्ण बांसुरी बहुत बजाते थे ये लोग, वो आज भी धरोहर के रूप में है। और कुछ तो बहुत बाद में इनको पॉपुलराइज भी किया। सबसे अधिक पॉपुलराइज किसने किया है ये तो पता भी होगा, और ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। और आज भी जो है अगर देखेंगे इसमें, ये जो यादव समाज वाले जो लोग होते हैं जब गैया चराने जाते हैं तो आज भी बांसुरी बजाते हैं। गांव देहात में तो देखे भी होंगे, समझ आ रहा ना ये? तो ये देखो, ये हमारी विरासत है, इसलिए कह रहा हूं मैं ये। मतलब किताब में जो पढ़ाया गया है, किताब में जो लिखा गया है, उसको पढ़ करके अब लिखेंगे तो वो तो सभी लोग कर रहे हैं ये। मगर एग्जांपल दे दो, बांसुरी तो कुछ समय बजाते थे, आज भी हम बांसुरी बजाना बहुत पसंद है। समझ में आ रहा है ये? उस वीणा 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 वो भी आज भी जानते हैं, वीणा बहुत मूल मूल हमारे वाद्य यंत्र है ये। मृदंग एग्जांपल दे दी इसमें से ये। और एक छत्तीसगढ़ी जो है, एक जो हमारा जो मूल जो क्या है गीत, जिस पर आधारित ही है, उसके बिना तो गीत हो ही नहीं सकता। कौन सा? छत्तीसगढ़ में, अरे वो कौन सा है? जय सतनाम पंथ, वही है ना ये? कौन सा गीत कैसे दिमाग से निकल रहा है मेरा ये? कोई मुझे मैसेज कर देंगे ऑनलाइन में, जो गुरु घासीदास उनके पंथी गीत याद है? पंथी गीत, कभी कभी ऐसे शब्द नहीं आ पाते अचानक से, ठीक है। समझ रहा ना ये? इस तरह से ये, तो ये सब इनमें से, ये सब हमारी क्या है? धरोहर है ये। और मैंने क्या लिया इसमें एग्जांपल में भी, उसको मैं मेंशन कर देता हूं यहां पर ये।
है। वीणा तो ठीक है, चलो और आगे अब ले लेते हैं। ये यहां तक बात हो गया। ये नाट्य कला की बात कह रहा था इसमें। ये इसमें जो नाट्य कला है, मतलब इसमें जो है जो उसमें ऋग्वेद में संवाद सूत्रम है। ऋग्वेद में जो है जो संवाद सूक्त है, इसमें नाट्य कला का चित्रण है बेसिकली। ये आज भी छत्तीसगढ़ में मालूम है, दही कांदो बताया मैंने एक तो, और रहस दूसरा महत्वपूर्ण। ठीक है, भतरा नाट तो ये जरूर जानते होंगे, समझा रहे ना। ये भतरा नाट ऐसे और भी कई है, मैं तो कुछ ही नाम बता रहा हूं मैं। ये समझ में आया ना भी ये। ठीक है, अब जितना भी तरीका सोच सकते हैं आप ये। ठीक है, अब उसमें जो है हम लोग भी जो है बचपन में जो है वैसे मुखोटा पहन के करते थे, तो याद आप लोग नहीं किए होंगे, हमने किए हुए हैं ऐसे ही है। ठीक है, मुखौटा वाला जानते हैं ना। ये कुछ शेर के मुखौटा बना लिया है तो कुछ और, ये वो नाट्य कला वाला है। मैं नाचा नृत्य की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये ठीक है, वो राम सताव जानते हैं? राम सताव छत्तीसगढ़ी में नहीं जानते क्या? अरे दही लूट के दिन जो है सुबह सुबह उठ करके रात भर करते रहते हैं राम 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 वाला, कृष्ण भगवान वाला, जन्माष्टमी के वाले दिन रात में। मुझे समझ में नहीं आता लोग कहाँ रहते हैं। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की मूल बातें हैं भाई। आप लोग देखिए, एग्जाम में यही सब बातें लिखनी है आप लोगों को। आप लोग गांव में रहते हैं ना, गांव के तो है, तो फिर बातें क्यों समझ में नहीं आता ये। ठीक है, आप लोगों का जीवन थोड़ा सा आधा है अभी इसलिए। ठीक है, आगे आगे बढ़ जाऊं मैं। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। ठीक, चलो। अब और क्या करता हूं मैं? अब मैं कुछ नहीं करूंगा, आप लोग बताएंगे मुझे ये। अभी अगर मान लो जो है भी हवन हवन यज्ञ हवन किए हैं तो क्या, तो आज भी जो है हमने कुछ नया तरीका अपनाया है क्या वो यज्ञ विधि बनाने का? एक बार मैंने बस सिखाया है, एक ही बार। आज तक हमने कुछ नया क्रिएट नहीं किया, बताओ। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक है, आज भी जो है हम जो यज्ञ हवन, अब वो तो समस्या है कि सीमेंट के घर बना रखे हैं, तो वो तो बड़ी समस्या है ये कि अब उसमें अंदर यज्ञ कुंड हम नहीं बना सकते, खुदाई नहीं कर सकते ये। ठीक है, मगर मैं जैसे कि अपने घर की अगर बात करूं तो कम से कम जो है उसमें 20 वर्षों का तो जो है मुझे पता है कि हमारे घर में कहां कहां पर यज्ञ हवन हुआ है। 20 क्या, मतलब मुझे कम से कम 30 सालों का पता है। 30 नहीं, ज्यादा कहीं 45 तो नहीं, 42-43 तो मेरी एज चल रही है अभी। तो कम से कम मुझे जो है 35 सालों का तो बिल्कुल अच्छे से याद है ये, कि मैंने कहां कहां पर, क्योंकि ज्यादातर खुदाई मैंने ही, और वो खबर में तो मंत्र में बैठना नहीं है मुझे। ठीक है, तो मुझे कहां कहां पर वर्तमान में, यहां तक कि अब घर थोड़ा सा नया बना दिए हैं, उसके बावजूद भी मुझे मालूम है कि कहां कहां पर जो है वहां पर उसमें अभी भी उसमें जब मिलेंगे। 35 साल पहले का जो है वहां पर वो जो उसका जो भूत और क्या का सब जो होते हैं ना ये तो किया हुआ वो, तो पहले तिकोना वाला कभी बनाया, कभी चौकोना वाला बनाया, कभी ऐसे 5, मतलब मैंने जब बोला अपना अपने तरीके से ये। ठीक है, तो क्या है यज्ञ वेदी, ये वर्तमान में हमारी धरोहर है। यही है ना एक्चुअल में ये। आज भी हमने कुछ बदला नहीं उसमें ये। आज भी हम उसमें जो है अनाज डालते हैं ये। आज भी जौ को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आज भी जो है घी को बहुत लास्ट में तो डालना ही है, नहीं है तो भी आप पैसा खरीद करके लेके आए के घी की इतनी महत्ता है। गन्ना गुड़ कितनी महत्ता है ये सब कहाँ का है ये? समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? क्योंकि ये सब पढ़ने की बात नहीं है। आप अपनी आसपास घटनाओं से जीवन के जो जीते हैं हम लोग, जिस घर में रहते हैं, जैसे रहते हैं, उन्हीं में मिलेगा हमें ये। और उन्हीं बातों को लिखना है एक्चुअल में। वो उन्हीं बातों को हम जब हवन यज्ञ करवाते हैं तो उसमें जो है तरह तरह के जो है हम पेड़, उनके पत्ते और उनके वो क्या, उनके शाखा वाखा लकड़ियां वगैरह हम क्यों ढूंढते हैं ये? कि हमें बेर का भी लकड़ी चाहिए, हमें जो है वो कांटे वाला जो लकड़ी होता है मिलता भी नहीं कभी कभी, वो दूबी बोलते हैं, दूबी। तो ये क्यों? समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये क्यों इतना? ये बहुत महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, तो देखो आज तक, मतलब देखो एक सोचने का बस तरीका है, मैं इसलिए कह रहा हूं मैं ये बस एक सोचने का तरीका है। इससे फिर आप समझ में आ गया आपको वो, अब इससे समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, तो मैंने किसके बताया? इनकी यज्ञ वेदी, इनकी जो यज्ञ वेदी है, इनके बारे में यज्ञ वेदी। अब इन सबकी जानकारी कहां से मिलती है? यज्ञ वेदी।
जो में सुल्व सूत्र, इसमें सुल्व सूत्र इनका एक हिस्सा है। यज्ञ वेदी वर्तमान में भी अपनी मूल स्वरूप में है, मूल स्वरूप में। उधर लिख चुका हूं मैं, वर्तमान में भी। ये क्या है? इनका धरोहर है। सॉरी। ठीक है। और गाय आज भी जो है बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आज भी पूजा करते हैं ना ये। ठीक है। लक्ष्मी पूजा के दिन, लक्ष्मी पूजा दिन क्या, गोवर्धन पूजा भी होता है। और बाकी समय तो वो जो है बछरू वछरू को पूजा कर ही लेते हैं कभी कभी। और बाकी परीक्षा उच्चा जब आता है तब तो और विशेष पूजा किया जाता है। ठीक है। तो इसमें विशेष रूप से क्या है? पशुधन का महत्व। पशुधन का महत्व। ठीक है। यहां तक भी देखिए, आप शादी ब्याह जब होता है तब उसमें जो है पशु का बहुत विशेष महत्व होता है। गोबर की महत्ता होती है, समझा रहे नहीं है? ठीक है। वो अगर लिपाई पोताई करके जो है, अगर कलश भी रखना है, कलश, तो समझ रहे नहीं ये? नहीं, उधर दूसरे सुई रंग और उससे वाले से पुताई नहीं करेंगे, आप ऐसी ही पुताई करेंगे। गोधन की महत्ता को बता रहा है वो, यही है ना ये। तो ये सफाई की कौन लोग करते रहेंगे उस समय? अब उस समय उनके पास में कलर वाला कुछ पेंट वेंट नहीं रहा होगा, तो फिर क्या करेंगे? वही बहुत महत्वपूर्ण, से ज्यादा अच्छा जानते हैं सफाई तक हो जाता है उससे। समझा रहे जो कह रहा हूं मैं? नहीं, ये इस तरह का ये। ठीक है। अब वो तांबे का ही बनाना है, वो तो ठीक पुराना वाला हो गया, मगर ये लोग वही कम चलाए हैं ये। ठीक है। तो पशुधन का महत्व कई तरीके से इनका ये आज भी जो है अंतिम रूप से जो है सबसे बड़ा जो है धन, ठीक है, अंतिम समय में किसको माना जाता है? मैं जो कह रहा समझ में आ रहा है ये? मैं जो बताने के प्रयास कर रहा हूं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है ये? ठीक है। जीवन के अंतिम समय में सबसे महत्वपूर्ण जो है कार्य क्या माना जाता है? अरे कम से कम हिंदू वाले समाज में तो समझ लीजिए, है भाई, मरने वाला है बहुत ज्यादा, बहुत समय तक वो मर ही नहीं पा रहा है। लास्ट में चलो इनको जो है गैया पूंछ पकड़ा देते हैं। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं ये? नहीं समझ में आ रहा है ये? अरे लास्ट में जो है कहते हैं ना, गाव दान कर दीजिए, फिर उनका जो है बोलते हैं प्राण शांति से जो है छूट जाएंगे। तो मालूम होगा ना ये क्या बोलते हैं उनको? बैतरनी छुड़ाना बोलते हैं ये। बैतरनी छुड़ाना, बैतरनी समझते हैं? नहीं समझते हैं? अरे जो है कैसे समझ लो कि एक वो शांति से चले जाएंगी उनकी आत्मा। कहां पर? भगवान के पास। इसीलिए जो है सोना चांदी इसकी कोई महत्ता नहीं है। महत्ता किसकी है? गाय बछरू, इसकी महत्ता है। आज भी जो है वर्तमान में कम से कम भारत की जो है जो हिंदू समाज है उसमें आज भी ये मान्यता है। ये एक धरोहर के रूप में है। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? ऐसी कई बातों को आप सोच सकते हैं ये, ऐसी कई बातें हैं ये। ठीक है। अब वो जैसे कि अंकमाला, इसको ज्यामितीय, ठीक है, अंकमाला, अंकमाला मतलब समझ रहे हैं? उल्लेख किसके मिलता है उधर? एक वो उसमें वो अष्टकर्णी मिलता है। एक ऋग्वेद में जो है एक शब्द मिलता है, ऋग्वेद में जो एक आया हुआ है अष्टकर्णी, गौ। तो अष्टकर्णी मतलब क्या बता रहा है? कर्ण मतलब तो समझ में आता है क्या है ये? कान की बात कर रहा है। और गौ मतलब गाय की बात कर रहा है। अब अष्ट वर्तमान में जानते हैं अष्ट मतलब क्या होता है? तो स्वाभाविक है वो 8 कान वाली गाय की बात कर रहे हैं। ठीक है। हम लोग बचपन में भी कई बार देखे थे, पता नहीं ऐसा कुछ गांव में फिर जो भी लोग हैं ऐसे गाय के कान को ऐसे बीच बीच से कुतरने जैसा कर देते थे। वो गांव में देखे होंगे ये। ठीक है। तो हम लोग बचपन में कहते थे देखो इनके 3 नहीं, इनके जो है 2 नहीं, इनके 4, दो कान नहीं, इनके जो है
कहीं पर उनको 2-3 करके एक ही में 4 बना दिए, एक में 4 बना दिए। अरे देखा हुआ गांव में हाथ में ऐसा, बोले 8 कान है उस गाय के, देखने जाते थे हम लोग। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? तो सफाई की इस तरह की बातें कह रहा हूं मैं ये। मैं जो कह रहा हूं समझ पा रहे हैं आप? अब आजकल तो कान के ऊपर में जो है स्टिकर लगा होता है, देखे होंगे, टीकाकरण का। ठीक है। कुछ दिन बाद लोगों के पास में भी क्या है, टीकाकरण के लिए एक स्टिकर लेकर घूमना पड़ेगा हमें, मालूम है ना ये? वर्तमान में भारत सरकार जो है कोविन एक नया जो है वेबसाइट पोर्टल लॉन्च किया है, अभी शुरुआत हो जाएगा कुछ दिनों में ये। ठीक है, घर में परिवार में जो बच्चे होंगे और जो जो महिलाएं नए नए जिनका भी विवाह होगा उनको जरूर बताएंगे ये। ठीक है, उसमें उन महिला के लिए भी 3 प्रकार के टीके और बच्चों को 11 प्रकार के टीके, जन्म से पहले मतलब वो कंसीव के से पहले मतलब गर्भाधान से लेकर के जो है इस तरफ बच्चे के 17 साल तक होने तक 11 टीका बच्चों को और 3 टीका उनकी मम्मी को। वो कोविन नया पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेवलप कर रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है ये। ठीक, कुपोषण और बाकी समस्याएं जो आ रही है ना, उन सब पे मिटिगेशन के लिए भारत सरकार ने ये नई नई स्कीम है अभी ये घर में जो है बच्चों को जरूर बताइए इनको वो। ठीक है, एनपीएस जो है अभी नई स्कीम लॉन्च की है, एनपीएस वात्सल्य योजना, बहुत अच्छी योजना है, घर में देख के एक बार कर सकते हैं आप लोग इनको वो, अच्छा योजना है ये। तो किसी योजना पर मैं एग्जाम के लिए बता रहा हूँ ना सब, ये एनपीएस वात्सल्य योजना है। कोविन एक नया पोर्टल है, ये टेक्नोलॉजी का बहुत बेहतर उपयोग है हेल्थ डिपार्टमेंट में, हेल्थ के लिए। ठीक है, तो वैसे किसके बता रहा हूं मैं? अष्टकर्णी। तो ये तो अंक गणित के बारे में जानते थे और आज भी इसी अंक गणित, इसी गणित का प्रयोग करके जो है हम जो है वीनस मिशन, तो मालूम होगा ना वीनस मिशन, भारत सरकार ने हाल ही में जो है वीनस मिशन को अप्रूवल किया है। शुक्रयान, वीनस मिशन, चंद्रयान 4 को भी और उसमें अप्रूवल कर दिया गया है। तो मालूम होगा भी ये तो कोई सब नई नई चीज है, ये एग्जाम के लिए यही सब बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए ये। ठीक है, ये सब जो है ये। ठीक, तो अंक गणित, बिना जो है गणित के क्या हम चंद्रमा तक पहुंच सकते हैं? बिना गणित के क्या हम चंद्रमा तक पहुंच सकते हैं? नहीं, क्योंकि जितना भी सब कुछ हमारी तकनीक, जो सॉफ्टवेयर है, सब कुछ किस पर काम कर, ये मिसाइल किस पर काम करता है? गणित पर काम करता है, यही है ना? तो क्या है? गणित पर। ये जो है, जो भारतीय मौसम विभाग जो है आए दिन जो बार बार फोरकास्टिंग जो करता रहता है, पूर्वानुमान करता रहता है, वो किनके बेसिस पर करता है? वो गणित। पूरा कंप्यूटर किस पर बेस्ड है? गणित। 2 शब्द और वो भी कौन? 0 और 1 का पूरा कंप्यूटर इस पर बेस्ड है, पता है ना? ये बाइनरी सिस्टम इस तरह से। ये तो देखो, इस अंक माला जो है ये पहले भी उन्होंने शुरुआत में अपना रचा किया, आज भी जो है हम वही उस तरह का। एक शून्य तो जानते हैं भारत ने खोजा है, ठीक है, मगर जब 8 कह रहे हैं इसका मतलब जो है वो 7 6 5 4 3 2 1 के बाद तो कुछ न कुछ वो जानते हैं इन सब के बारे में। ये समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? और 1 से लेकर कितना 9, जीरो की खोज भारत ने ही किया। आप सबको कल्पना कीजिए, जीरो जब नहीं रहता होगी तो फिर उसमें वो करते कैसे रहे होंगे? जीरो इतनी बड़ी परिवर्तन, जीरो जो है उतनी बड़ी खोज है पूरे इस मानवता के लिए कहा जाए। ठीक है, जीरो जो है पूरी मानवता की इतनी बड़ी खोज है कि उसके अस्तित्व के बिना जो है, उसके अस्तित्व बिना मतलब उनके बिना जो है हम कुछ भी नहीं कर सकते वर्तमान में। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक है, तो हालांकि जो है शून्य की जो खोज है उसमें वैदिक साहित्यिक ग्रंथ में बातें नहीं, मूल रूप से देखा जाए तो। ठीक है, मगर कम से कम अष्टपर्णी तो है। देखो, इस शब्द को आपको महत्व देना है ये। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वर्णमाला जो है, वर्णमाला, वर्णमाला का जो बोध है वो किनको है? वैदिक आर्यों का। और आज भी जो है बच्चों को सबसे पहले क्या करवाते हैं? वो अक्षर ज्ञान, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, विद्या आरंभ संस्कार है हमारा। 16 संस्कारों में से एक संस्कार क्या है? विद्या आरंभ संस्कार है, उपनयन संस्कार के बाद। विद्या आरंभ संस्कार में जो है सबसे महत्वपूर्ण, उनको पढ़ना सिखाने से पहले अक्षर ज्ञान करवाया जाता है। कौन सा? अक्षर ज्ञान करवाया जाता है। नव भारत उल्लास कार्यक्रम,
नव भारत उल्लास कार्यक्रम, नई जो शिक्षा नीति है 2020 का, उसके अंतर्गत 15 वर्ष से अधिक आयु के जो है, जो बड़े बुजुर्ग है, बड़े युवा किशोर जो 15 वर्ष की आयु से अधिक है, मगर उनको अक्षर ज्ञान नहीं है, नहीं लिखना जानते, नहीं पढ़ना जानते, उनको कैसे भी करके हमें जो है साक्षर बनाना है, के लिए भारत सरकार का जो है नव भारत साक्षर अभियान पहले था, जिनको अब वर्तमान में उल्लास कार्यक्रम। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए सब जो है। आप लोग करेंगे के आसपास न्यूज, आप लोग रेडियो सुनते हो, रेडियो सुनते हैं, सुबह सुबह रेडियो सुनते हैं, तो कुछ नहीं, बस नहाते नहाते भी सुनते सुनते, खाना खाते खाते का जो है आप लोग रेडियो सुन लीजिए। 10 मिनट का जो है छत्तीसगढ़ में AIR, और उस तरफ 15 मिनट का जो है ऑल इंडिया रेडियो वाला जो है, 3-4 बार सुन लेंगे तो पूरे रट्टे में आ जाता है, जैसे कि मैंने रट्टे मार लिया है धीरे धीरे करके। समझ आ रहा है जो बातें कह रहा हूं मैं? ये कुछ नहीं करता हूं मैं, ये बस यही कीजिए आप सुबह शाम, शाम को बस कीजिए, सोते सोते बस कीजिए, रात को सोने से पहले, तो सुबह सुबह अगर नहा रहे तो भी लगा दीजिए मोबाइल में, क्या होता है? ये तो वैसे करते, टाइम नहीं है हमारे पास में, समय को हमें उपयोग सदुपयोग करना है। ये खाना बना रहे तो भी लगा दीजिए, अगर खाना तो नहीं बनाते होंगे, खाना खाते हुए लगा दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? ये आपको एग्जाम निकालना है ना, 24 घंटे को सदुपयोग कीजिए, यही इंपॉर्टेंट है ना हमारे लिए ये। ठीक है, तो इसी तरह से तो ये वर्णमाला जो है, ये वर्णमाला का जो बोध है, ये किनको, आज भी हमारा एक धरोहर है, जो ज्यामिति, ठीक है, और ये वर्णमाला, ये ठीक है, वो नाट्य शास्त्र तो बताया मैंने ऑलरेडी, ये ठीक है, और ये भी कई बातें इनमें है ये, ठीक है। इनके अलावा जो है, अगर वो सबसे महत्वपूर्ण इनको अगर देख लीजिए, पूरी दुनिया को हम जो है क्या दे रहे हैं, पूरी दुनिया को हम क्या दे रहे हैं? योग और आयुर्वेद दे रहे हैं, यही है ना ये सब बातें कहां से, यही से है ये, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण जो है इनमें से ये, जो वर्तमान, जो परंपरागत आयुर्वैदिक जो चिकित्सा पद्धति है, ये क्या है? ये हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण धरोहर है ये। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक है, ऐसी कई बातों को सोचना है एक्चुअल में। ये जरूरी नहीं कि मतलब हमें जो है किताब में जो बातें लिखी है उनको लिखना है, मगर ये जो है आज भी ऐसी जो है महत्वपूर्ण, ये हमारे क्या है, आज भी जो है इसमें यज्ञ की पद्धति, यज्ञ, हवन, बलि, कर्म, भक्ति, ज्ञान, पुरुषार्थ, ठीक है, ऐसी कई जो बातें हैं, ये ऐसी और भी कई बातें हैं, आदि कर देता हूं मैं ये, आप लोग मैं पूरा लगातार काफी सारे पढ़ाया हूं। अब उसमें जितनी बातें वर्तमान में जो है वर्तमान में जो है हमारे पास में है, वो सब बातों को आप कह सकते हैं ये, ठीक। ये कहीं पर मैंने समाज और राजनीति की बात अभी नहीं कही है इसमें, ये और भी कई बातें निकाल सकते हैं आप, ये जो बहुत मौलिक है, फंडामेंटल है ये। समझ रहे कह रहा हूं मैं ये? इस तरह से ये इनकी बात फिर जो है, और अभी थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा देता हूं इनको, बोली लिख दूं आगे, ठीक है। वो समाज वाले को जोड़ना है मुझे इसमें ये। वर्तमान समाज और संस्कृति, धर्म और दर्शन का जो आधारभूत संरचना का इन्होंने निर्माण किया है। किसने? वैदिक सभ्यता ने, ठीक है। विवाह की व्यवस्था है वर्तमान में, नहीं तो सिर्फ जन्म की बात करता हूं मैं ये, ठीक है। मतलब गर्भाधान संस्कार, अब बच्चों को जो है, अब गर्भाधान हो गया, पहले संस्कार तो यही है,
ठीक है। जिस प्रकार से वर्तमान में भारत सरकार जो है अभी, जैसे मैंने बताया, कोविन पोर्टल के माध्यम से जो है गर्भाधान के बाद जो है उस बच्चों के जो है ठीक प्रकार से जो है विकास के लिए, उनके मानसिक विकास के लिए, ठीक है, समझ रहे हैं, मां के गर्भ में उनके मानसिक विकास ठीक प्रकार से हो, इसलिए क्या वैक्सीन लगाने की बात कर रहे हैं। गर्भाधान संस्कार के बाद पुंसवन संस्कार जो हुआ करता था, उस बच्चे के जो है मानसिक विकास के लिए जो है दूसरे नंबर संस्कार की बात कर रहा हूं मैं, ये उसमें देवताओं को स्तुति करते थे। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं? ये भारत सरकार भी क्या कर रहा है, वही काम कर रहा है। ये समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ये हो गया। चलो, अब उसके बाद फिर जो है आगे बहुत सारे संस्कार में इसमें कितना गिना सकता हूं मैं ये। उसके बाद फिर जो है वो नामकरण संस्कार कितना महत्वपूर्ण है, तो आज भी जो है आप तो, अब आजकल तो बहुत अच्छा हो गया ज्यादा, और आज तो बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, ये लोग 5 और 10 और 20 और कई लाखों रुपए वहां पर खर्च करते हैं, ये तो मालूम ही होगा वो। समझ में आ रहा है ना ये? तो वो किसी न किसी रूप में आज भी तो है हमारे पास में। कौन सा हुआ वो नामकरण? और ये नामकरण संस्कार केवल इधर जो जो हिंदू सामाजिक व्यवस्था वाला है उसमें नहीं है, वो हिंदू वाले नहीं कह रहा हूं मैं, जो चलो उसमें वो आर्य वाले मान लो, चलो ठीक है, अनार्यों में भी ये जनजाति समाज में देखे तो उनमें जो है उनका नामकरण संस्कार तो बहुत और उल्लास से मनाते हैं लोग। वो उपनयन संस्कार भी होता है उनमें बहुत महत्वपूर्ण रूप से, ये पता है ना ये? ठीक है। उसके बाद फिर एक संस्कार तो और ऐसा है जो एक स्वरूप में 8 है। कौन सा वाला? विवाह संस्कार, इसको कौन से भूल सकते हैं? ये तो संस्कार ही है। ठीक है। वर्ण व्यवस्था ठीक है, वो भी वर्तमान में जो, चलो उसमें इस प्रकार की इतनी बड़ी मात्रा में विभाजन नहीं है, इस प्रकार की बहुत अधिक मात्रा में विभाजन नहीं है, मगर फिर भी जो है समाज में वर्तमान सामाजिक जो वर्तमान जो भारत की समाज का विभाजन का जो मूल आधार है वो भी किसमें है? हमें यहीं से मिले हुए हैं। ठीक है, तो ऐसी मतलब वो और आगे बात कर देता हूं मैं ये। ठीक है, वर्तमान समाज और संस्कृति, धर्म और दर्शन की आधारभूत संरचना का निर्माण में भूमिका, अब उसमें उसका निर्माण, उसका आधारभूत संरचना का निर्माण किसके किसमें, उसमें भूमिका किसकी है? वैदिक मान्यताओं की। ठीक है, और बहुत सारे बता सकते हैं, मगर मैं और आगे इसमें नहीं रहा। समझ में आ रहा सबको ये? ठीक है, प्रश्न इस प्रकार से पूछा, और प्रश्न पूछेंगे तो लंबे प्रश्न पूछेंगे इस पर, ये मतलब बड़े प्रश्न बनेंगे। ये छोटी मोटी बातें नहीं पूछेंगे, 2 नंबर का 4 नंबर का ऐसे नहीं, वो प्रश्न पूछेंगे तो फिर वो सीधे तौर पे 8 या फिर उधर बाकी 15 नंबर का, ये ऐसे प्रश्न है ये। ठीक, आगे बढ़ू मैं। ठीक, एक बातें है ये, अब इसको लिख सकते हैं अपने स्तर में। ठीक, एक प्रश्न लिख लीजिए। वैदिक सभ्यता की प्रमुख विरासत, वैदिक सभ्यता की विरासत को समझाइए। ठीक है, अब इसमें अब मैं थोड़ा सा इसको बस एक्सप्लेन बस करते चले जाऊंगा, आप लोग बस इसको समझते जाइए और कुछ कुछ बातें लिख लेंगे आप लोग, वो उससे एक आइडिया हो जाएगा कि प्रश्न अगर इस तरह से अगर बना तो आप उसको कैसे ही लिखेंगे ये। ठीक है, किनकी बात कर रहा हूं मैं? विरासत होगी। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं मैं? प्रासंगिकता। अभी जो बताया मूलतः वही बातें हैं, ये बस थोड़ा सा आपको अप्रोच बदल देना है बताने का प्रश्नों को वो। ठीक है, इसको मैं क्या, प्रासंगिकता, तुलना और ये अंतर, समानता, अंतर अंतर वाला ये। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं मैं? वैदिक सभ्यता, या फिर वैदिक सभ्यता, या फिर इनको वैदिक संस्कृति भी कर देता हूं मैं, की प्रासंगिकता।
प्रासंगिकता का मतलब होता है उनकी रिलेवेंसी। कितना रिलेवेंट है, कितना रिलेवेंट है। आप लोग की जो तैयारी कर रहे हैं आप अपनी पीएससी की, ठीक है, परीक्षा की, वो कितना रिलेवेंट है, क्या मतलब इसका? हम्म मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? ये प्रासंगिकता का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऑनलाइन में कोई बच्चे हैं, ऑनलाइन में जो बच्चे हैं मुझे बता देंगे प्रासंगिकता। हेमलता चलो बताइए प्रासंगिकता का मतलब क्या? आज तक आपने एक बार भी मुझे मैसेज नहीं किया है, आज तो जरूर अब लिखेंगे। हेमलता, ठीक है, मैसेज कर दीजिए, ठीक है। क्या बात कर रहा हूं मैं? प्रासंगिकता, बताइए। नहीं समझ में आ रहा है ये? अरे वेदों की प्रासंगिकता बता दीजिए। अपने घर में जो है आपकी अपनी खुद की प्रासंगिकता बता दीजिए। घर में आप प्रासंगिक है कि नहीं? कोई आपको पूछता है कि नहीं पूछता है घर में? अब तब आपकी प्रासंगिकता बनी हुई है ना? है, पूछताछ तो है कम से कम। यही बात तो कह रहा हूं मैं ये। भाई घर में अगर आपके शोर खबर को कोई लेता है, अगर मान लो है, तो हाँ, उसके जीवन में कुछ प्रासंगिकता, आप प्रासंगिक हो। अब कोई आपको खोज खबर को नहीं ले रहा है, इसका मतलब आप इररिलेवेंट पर्सन बन चुके हो। समझ में आ रहा है ना ये? अब कई दोस्त तैयार है, अब उतना प्रासंगिक नहीं रह गए हैं। पुराने समय में ज्यादा हुआ करते थे महत्वपूर्ण, मगर अब वो सब छूटते जा रहे हैं। अब नए नए दोस्त यार बनते जा रहे हैं। पुराने दोस्त यार अब रिलेवेंट नहीं रह गए, अब नए और दूसरे रिलेवेंट जुड़ते जा रहे हैं। समझ में आ रहा है इसका मतलब? ये यही है प्रासंगिकता। तो हमें क्या बताना है? वेदों में हमने वेद के बारे में और फिर वैदिक साहित्यिक ग्रंथ के बारे में, वैदिक सभ्यता में जितनी बातें हम जो पढ़ रखे हैं, क्या वर्तमान जीवन में कुछ उपयोगी है या नहीं? यही बात कर रहा हूं मैं एक्चुअल में। प्रासंगिकता मतलब क्या है? वर्तमान, वर्तमान भारत में उपयोगी कह देता हूं सिर्फ समझाने के लिए आम भाषा में। प्रासंगिकता मतलब उपयोगी नहीं है, उपयोग को जैसे नहीं समझना है उनका ये, ठीक है। वर्तमान भारत में अ, सामान्य भाषा में लिख दे रहा हूं मैं। उपयोगिता, वर्तमान भारत में वैदिक परंपराओं का, परंपरा कह देता हूं पूरी एक शब्द में, वैदिक परंपरा कह देता हूं पूरी बातों को मैं, ठीक है। वैदिक परंपराओं का जो है उपयोगिता। अब वैदिक परंपरा मतलब उनकी वो सभी मूल बातें, सभी मूल तत्व जो किसमें मिलते हैं? वैदिक साहित्यिक ग्रंथों में निहित है। अब जो है, हो गया? अब जो है ये क्या बातें कहते हैं? ऋग्वेद में क्या बातें कहते हैं? क्या बातें कहते हैं ये बहुत सारी बातें जो है कुछ तो सोचे, और जो बातें समझ में नहीं आया वो मान लिया कि वो सब करने वाला कौन है? प्रकृति है। यही है ना? मतलब सबसे सर्वशक्तिमान जो है कौन है? प्रकृति ही है। और उसके अनुरूप जो है उन्होंने जीवन अपना बनाया। यही मतलब है ना? ठीक है, मतलब उन्होंने अपनी जीवन पद्धति कैसे विकसित किया? प्रकृति के अनुरूप। कैसे विकसित किया उन्होंने? प्रकृति के अनुरूप। वर्तमान जो है जिस प्रकार की पूरी दुनिया की पूरी स्थिति है, वर्तमान पूरे विश्व की जो स्थिति है, उनमें अगर देखा जाए तो वैदिक जो परंपरा है अब वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक प्रासंगिक है। वैदिक जो परंपरा है, वैदिक जो जीवन पद्धति है, वैदिक परंपरा की बात छोड़ो उनको, वैदिक जो जीवन वैदिक जो जीवन पद्धति है, और वैदिक जीवन पद्धति मतलब किन की बात कर रहा हूं मैं? ये जो वैदिक जो जीवन पद्धति है, जीवन पद्धति में
जो प्रकृति के अनुरूप जीवन, प्रकृति के अनुरूप जीवन, जीवन का जो विचार है, ये सर्वाधिक प्रासंगिक है। ये क्या है? सर्वाधिक। वर्तमान जो है प्रकृति जिस प्रकार से जो है तप रहे हैं, प्रकृति तप रहे ऐसे नहीं है, तापमान बढ़ा है जिस तरह से, ये ठीक है, किसकी वजह से हो रहा है? ये हमने जो है, जो हमारी भूल, हमारे जो है पूर्वजों ने जो हमें सिखाया कि हमें प्रकृति के साथ में जीना चाहिए, मगर हमने क्या किया? उसी प्रकृति को जो है हम नष्ट करते चले गए। जबकि वैदिक परंपराएं ने तो हमें ये बिल्कुल नहीं सिखाया है। ठीक है, समझ आ रहा है? ये उसमें जो है क्या है, उसने प्राकृतिक शक्तियों को अपना क्या है, देवता माना है, उनको पूजा की उन्होंने ये। और हम क्या किए हैं? उन्हीं प्राकृतिक शक्तियों को क्या है, काट डाले। नदियों को हम बर्बाद कर दिए हैं और उन क्या मानते हैं, स्तुति करते हैं। सबसे पवित्र स्थान उनके लिए क्या है? नदी है। ठीक है, उनकी माँ के समान कहते हैं वो। आज भी हम वैसे कहते हैं, गाना गाने में कह देंगे जय गंगा मैया, जय हो गंगा मैया। ठीक है, मगर आज भी क्या है स्थिति? समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक है, कहने का मतलब ये है कि प्रकृति के अनुरूप जीवन का जो विचार है ये मौलिक है। आज सबसे अधिक जो है प्रासंगिक यही बातें हैं। इसकी मूल बातों को ध्यान में रख करके इसी से प्रेरित होकर कह सकते हैं आप। ठीक है, वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा भी कौन सा लाइफ मिशन, ये उस समय सर्वाधिक प्रासंगिक है। और महत्व बताते होंगे, सर्वाधिक प्रासंगिक है तब जब जलवायु परिवर्तन एक भयावह स्तर में पहुंच गया है, भयावह स्तर तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से जो है कहीं पर सूखा, कहीं पर बाढ़, कहीं पर जो है आगजनी, समझ आ रहे हैं? ये विषम विषम की अनेक अनेक प्रकार के जो है क्या है, प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं कह रहे हैं एक्चुअल में हम, जबकि वो एक्चुअल प्राकृतिक आपदाएं नहीं है। हमें जो बातें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, भयावह भयावह, ठीक है, जब जलवायु परिवर्तन जो है अपने भयावह स्थिति पर, भयावह स्थिति मतलब क्या है, बहुत भयानक, डर लगता है, भयावह, ये स्पेस नहीं करके मैंने छोड़ दिया, अपने भयावह स्थिति, भयभीत कर देते हैं अपने उस प्रभाव से, ये स्थिति पहुंच गए हैं ये। ठीक है, तो वैदिक जीवन पद्धति जो है आज सर्वाधिक रिलेवेंट है। हमें जो है प्रकृति के अनुरूप जीवन जीना पड़ेगा ही पड़ेगा। समझ आ रहा है? ये पहली बात है ये। और अब बाकी और बातें आप सोच सकते हैं, क्या सोच सकते हैं? क्या समझ में नहीं आ रहे हैं? जब सर्वाधिक क्या है, सर्वाधिक जो है, और आप उसको बहुत बेसिक समझ लिया ना। अब मैं लीग शब्द लिख दिया हूं, उनको बहुत महत्वपूर्ण मानते रहते हैं। सर्वाधिक जो है प्रासंगिक है ये सर्वाधिक, अब आप लोग जब समझते नहीं है, बेसिक बात है ये सर्वाधिक प्रासंगिक है। और तब जब जलवायु परिवर्तन का जो है एक दैत्य, अब दैत्य मत लिख देंगे आप लोग, दानव जो है अपने मुंह ऐसा फैला के बैठे हुए कि कई प्रकार से जो है त्रासदी लेकर के आएंगे पाकिस्तान में। अब ये लोग क्या प्रार्थना करते हैं मालूम है? ये ऋग्वेद में वो जो ज्वर ज्वर होता है ना, बुखार होता है बड़ी मात्रा में, तो ज्वर जो है होते हैं कि वो जो है हम जहां पर रहते नहीं, उधर पश्चिम की तरफ में और लोग जो रहते हैं, दक्षिण की तरफ में और लोग रहते हैं, उनको वहां चले जाए, वहां चले जाए। ये इनके जो है वो तंत्र मंत्र जो है कहते हैं ना, बहुत सारी बातें ये लोग, ठीक है, तो वो जो है वो बीमार अगर पड़े तो बीमार कौन लोग पड़े, वो बाहर के लोग पड़ जाए, ये इनकी बातें कहते हैं ये।
समझदार जी कह रहा हूं मैं, ये गौधन की बीमार पड़ गए तो नहीं, हमारे गौधन को, अपने गौधन को बचाने के लिए स्तुति करते हैं और क्या कहते हैं कि वो जो दूर दराज में जो लोग रहते हैं उनका घर बीमार पड़ जाए, उनका घर टूट जाए। मतलब ये इस तरह की इनकी एटीट्यूड है, ये इनका वैदिक ऋग्वेद में सब बातें मिलती है एक्चुअल में वो। ठीक है, तो मैं किसकी बता रहा हूं मैं, ये पर्यावरण वाला इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बहुत, प्रकृति के अनुरूप जीवन जीने की बात है ये। ठीक है, ये जो है नदी, प्रकृति की मतलब सभी चीज ले सकते हैं आप इनमें, ये नदी के जो है कितना महत्व है तो पता समझ में आ रहा होगा ये। ठीक है, उसमें चाहे कितने 25 तो प्रमुख नदी के उल्लेख है, इसके अलावा और बाकी भी है, 42 करीब नदी का उल्लेख मिलता है इनमें टोटल मिला करके, मगर इसमें 25 और उसमें 7 तो बहुत ही महत्वपूर्ण और जिनमें सबसे पवित्र और सबसे बड़ी तो जानते ही है। ठीक, तो ये क्या है, वैदिक जीवन पद्धति पर्यावरण वाला, तो ये प्रकृति के साथ में तो हो गया। अब दूसरी बातें बता दीजिए इसको, किसको, जो ज्यादा महत्वपूर्ण है उनको बताइए, कुछ भी ढूंढने नहीं है। ये ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, पूरा जो है नदी हमने बर्बाद कर दिया है, जबकि इन्होंने क्या किया है। यही है ना। ठीक है, इन्होंने जो है नदियों को क्या मानी है, अपनी माँ, देवी। ठीक है, यही सब बातें है ना ये। ठीक, तो ये जो है किसमें, एक नदी को, नदी को जो है उन्होंने किस रूप में, अंबितमा, देवीतमा और अंबितमा, देवीतमा और मतलब इनके जीवन में जो है नदी के कितना महत्वपूर्ण था, इनके जीवन में जो है नदी, कुछ जितनी भी वैदिक साहित्यिक ग्रंथ है, वैदिक वेदों का संकलन में कह देता हूं कम से कम, वेदों का संकलन किनके किनारे, किनारे हुआ, किसके, यही बेसिकली है। ठीक, मैं वेदों किनारे जो है हुआ, वेदों के संकलन, इसकी बात इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, ये नदी है। इंपॉर्टेंट क्या है, ये नदी है। ये नदी को कैसे मानते हैं, पवित्र मानते हैं विशेष रूप से। सरस्वती, यही है ना। ठीक, किस रूप में है, एक देवी के रूप में है, देवी तमा है ये, अंबी तमा, अंबी, अंबी, अंबा समझते हैं ना, अंबा मतलब क्या है, अरे माता जी। हाँ, अब उधर कुछ लोग अम्मी कह देते हैं और यहाँ पर क्या है, अम्बा कह देंगे हम। ठीक है, और कुछ लोग अब्बा कह देंगे, तो समझ आ रहा है ना, ये इस तरह का ये। ठीक है, तो नदी की महत्ता, आज भी भारत सरकार जो है, पहले यमुना एक्शन प्लान बनाया था, फिर गंगा एक्शन प्लान, ठीक है, बहुत पुराना है, 84 से बना रहे हैं ये। ठीक है, उसके बाद फिर जो है नमामि गंगे परियोजना 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं गंगा की सफाई के लिए, कितना, 20,000 करोड़ रुपए। भारत सरकार का थोड़ा पुराना प्रोजेक्ट है, अभी नई सरकार आने के बाद में, मतलब इसका वर्तमान में सरकार है उनकी है, भारत सरकार का ये कौन सा योजना, नमामि गंगे परियोजना। महानदी का भी जो है पुनरुद्धार वाला है, महानदी के लिए, उनकी सफाई के लिए, स्वच्छता के लिए ये। ठीक है, ये तो ये है। अब वो नरवा वाला योजना तो हमारा थोड़ा सा समझ रहे हैं ना ये, मगर वो भी बेसिकली क्या है, नदी की महत्ता को समझते हुए उनको हमने महत्व दिया था। ठीक है, और ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि जितनी भी सभ्यता का विकास हुआ है वो सब के सब क्या है, नदी के किनारे हुआ है। और हमें कम से कम अपने इतिहास से सीख भी लेना चाहिए, इतिहास हमें सीखना भी चाहिए, कौन सा, कि जिसने भी जो है प्रकृति का प्रकृति का जो है सम्मान नहीं किया, वो सब के सब क्या हुए, बर्बाद ही हुए हैं। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प और दूसरा और कोई दूसरा और कोई उनका कुछ भी और नहीं सिवाय बर्बादी की। यही है ना, इन्होंने सिखाया कि एक साथ रहो, एक साथ मिलजुल के रहो, एक साथ जो है विचार करो, एक साथ विमर्श करो, एक साथ सोचो, एक साथ समझो, एक साथ मिलजुल करके निर्णय लो।
अब बताओ, जिन लोगों को जो है एक साथ रह करके मिलजुल करके जो है शांति से और समृद्धि के साथ में ठीक तरह से जो है उनको रहना ही नहीं आता, ऐसे लोगों क्या करेंगे? पड़ोसी क्या करेगा? उनको जो है आपस में झगड़ा लड़ाई करवा के जो है क्या है, बंटवा लो। यही स्थिति है ना एक्चुअल में ये। अब छत्तीसगढ़ में जो है इस तरह वो जो है वो नक्सल वाला जो है वो बस्तर के 2-3 जिलों में बस रहे हुए बचे हैं। ठीक है, आने वाले 3 महीने नहीं, आने वाले 2026 तक ऐसी भी समाप्त कर ही देना है उनको। वो भारत सरकार ने ये रणनीति बना रखा है, 2026 तक तो नक्सल का नामो निशान खत्म हो जाएगा ये। ठीक है, और अभी जो है थोड़ी बहुत मात्रा में जो है उसमें जो परेशान यहाँ वहाँ कर देते हैं आम लोगों को, उनके जो है वो पुनर्वास के लिए, उनके जो है ठीक पुनर्वास के लिए जो है भारत सरकार अभी 3 महीने के अंदर एक नई योजना और लाने वाला है, उसको देख लेना। ठीक है, कल ही राज्य सरकार ने घोषणा किया है भारत सरकार की तरफ। ठीक है, कौन सा बताया मैंने? नदी। तो ये क्या है? नदी की महत्ता आज भी जो है हमारे लिए नदी बहुत महत्वपूर्ण है। गंगा की बात करेंगे तो भी, यमुना की बात करेंगे तो भी, इधर महानदी की बात करेंगे तो भी, और आज भी जितनी भी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण और जो पवित्र स्थल माने जाते हैं वो सब कहां पर है? ज्यादातर जो है अपवाद स्वरूप कुछ बातों को छोड़ दो वो। यहां तक कि महाकालेश्वर की जब बात करेंगे तो भी, अमरकंटक की जब बात करेंगे तो भी, विश्वनाथ की जब बात करेंगे तो भी, अयोध्या की जब बात करेंगे तो भी, इस तरफ ठीक है राजिम है, शिवरी नारायण है, समझ में कह रहा हूं मैं ये। इस तरफ जितनी बातें हैं ये साउथ में जाएंगे तो भी। तो क्या है ये, किसकी महत्ता बता रहा है? ये वेदों में भी जो है नदी की महत्ता को बताया है। वेद जिस प्रकार से उनके नदी जिस प्रकार से उनके लिए प्रासंगिक हुआ करते थे, आज भी हमारे लिए उतने ही प्रासंगिक है। ये हमें कौन बताता है? समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं ये? इस तरह से ये तो मतलब हमें चीजों को इस प्रकार से निकालना है एक्चुअल में। वो हमें जो है इस प्रकार से चीजों को निकालना है। वे कुछ नई बात तो नहीं कह रहा हूं ना मैं ये। ठीक है, अब बाकी बातें निकाल सकते हैं आप लोग, निकाल सकते हैं ये। ठीक है, अरे कुछ नहीं, इसमें जो है सीधी कुछ कुछ बातें जो है, बांसुरी बजाना हम आज भी, बांसुरी हम आज भी बजाते हैं, पहले बजाते थे और आज भी बांसुरी बजाते हैं, ये उनकी प्रासंगिकता है। ठीक है, आज भी हम मानते हैं कि देवता जो है 3 अलग अलग अपना घर बना रखे हैं अलग अलग क्षेत्र में उनका निवास है। कहां कहां पर? कुछ है इधर एक पृथ्वी में रहते हैं, और वो संदेश पहुंचाने वाला देवता कौन है? आज भी हम मानते हैं कि वो जो है ऊपर जाकर के जो है इंद्र भगवान को या फिर बाकी और देवताओं को कुछ न कुछ कहेगा। यही बातें है ना एक्चुअल में ये। ठीक है, तो ये सब बातें एक्चुअल में है। तो ये क्या हुआ उनकी प्रासंगिकता। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं मैं छोड़ करके इसको। अब क्वेश्चन लिखिए। वैदिक सभ्यता की प्रासंगिकता को समझाइए। उसी क्या उपयोगिता है? हिमलता है? किसको? अच्छा, लिख लिख चुके हैं, तो ठीक है कोई बात नहीं। हेमलता ही मुझे प्रश्न पूछ रहे हैं, उसकी क्या उपयोगिता है। अच्छा, नहीं बता रहे हैं वो उधर मैंने जो बताया उसमें। ठीक है, हाँ। अब क्या बात कर रहे हैं इसमें? अच्छा, क्या बच गया उसमें? और क्या बच गया उसमें? हाँ, तुलना कर रहे हैं है? मूल्यांकन। ठीक है, मूल्यांकन को थोड़ा बता देता हूं मैं ये। अब मूल्यांकन में क्या बात करते हैं एक्चुअल में हम लोग उसमें? हाँ हाँ, मूल्यांकन में जो है, तो मूल्यांकन किसका मूल्यांकन करते? चलो उसके महत्व का मूल्य, उनका जो है महत्व का मूल्यांकन कर देते हैं ये। अब मूल्यांकन का मतलब सामान्य भाषा में क्या है ये? आप लोग कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं ऑलरेडी ये। मूल्यांकन मतलब क्या बात कहना है उसमें? हमें जो है उन मूल्यों का अंकन कर देना है। मूल्य को अंकन करना मतलब कुछ उसमें जो है मूल बातें उसमें है, वर्तमान में प्रासंगिक बनी है, और कुछ बातें छूट गई है। हमें क्या है उनका मूल्यांकन मतलब यही। अब जैसे कह रहा हूं कि प्रासंगिकता का मूल्यांकन कीजिए इनका ये। प्रासंगिकता का मूल्यांकन कीजिए मतलब अभी वर्तमान में क्या प्रासंगिक है या नहीं है। अगर प्रासंगिक है तो कौन कौन सी बातें प्रासंगिक है, और प्रासंगिक नहीं है तो कौन कौन सी बातें प्रासंगिक नहीं है। दोनों बातें, यही हुआ ना एक्चुअल में ये। ठीक है, मतलब अगर सामान्य भाषा में अगर ये कह दूं इनकी इनकी वैदिक सभ्यता की प्रासंगिकता, सभ्यता या उनकी संस्कृति की प्रासंगिकता का मूल्यांकन कीजिए। इसका मूल्यांकन कीजिए, ये प्रश्न आ गए। चलो
ठीक है, तो क्या करना है, किसका क्या बातें कह रहे हैं एक्चुअल में, ये प्रासंगिकता किसकी, वैदिक सभ्यता या उनकी जो संस्कृति है। अब पहली बात, ये तो हमने बहुत ठीक ठाक मात्रा में अध्ययन कर रखे हैं, हम ये समझते हैं, हम ये ठीक ठाक अध्ययन कर रखे हैं हमने, ये सब बातें समझते हैं ये। अब इसमें हम क्या क्या बातें समझते हैं कि वैदिक संस्कृति क्या है, वैदिक सभ्यता क्या है, हम पूरी बातें समझते हैं ये। वैदिक सभ्यता क्या है, इसका मतलब क्या है कि इनका वो क्षेत्र क्या था, क्षेत्र कहां पर इनका विकास हुआ, ठीक है, और कैसे विकास हुआ, इनके ये पूरी विकास प्रक्रिया किस प्रकार की है, हम ये पूरे जानते हैं। ठीक है, इनके साथ हम जानते हैं इनकी राजनीतिक जो पद्धति किस प्रकार के हुआ करता था, राजनीतिक, इनकी राजनीतिक पद्धति किस प्रकार का हुआ करता, हम ये भी जानते हैं। इनके साथ साथ जो है इसके समाज को भी समझ चुके हैं, इनके जो है आर्थिक जो जीवन है इनको हम समझ चुके हैं, इनके जो है जो धार्मिक और जो सांस्कृतिक, जो धार्मिक और जो दार्शनिक मान्यताएं, धार्मिक और दार्शनिक है नहीं, दार्शनिक जो मान्यताएं हैं, ये सब बातें हम समझ चुके हैं, यही सब बातें हैं ना एक्चुअल में वो। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, अब हाँ मैं किसकी बात कर रहा हूं, किसके मूल्यांकन करना है हमें, प्रासंगिकता का। अब प्रासंगिकता मतलब थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया, प्रासंगिकता मतलब मैंने क्या बताया थोड़ी देर पहले ही, ठीक है, ये वर्तमान जो भारत में जो समाज है, उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो जीवन पद्धति है, उसमें वैदिक वाले कौन कौन सी बातें अंदर इसमें, इसके अंदर जो है वो गुथी हुई है, ये व्यक्ति जो है क्या उनमें से कितनी कितनी बातों को मानता है वर्तमान में, जो जो बातें मानता है वही क्या है, प्रासंगिक है, और जो मानता नहीं है वो क्या है, प्रासंगिक नहीं है। मूल्यांकन करने का मतलब क्या हुआ, मतलब उनको बता देना है यज्ञ हवन होते हैं भी बड़ी मात्रा में, मगर कहीं पर इसे पशु बलि और ये सब नहीं होते, समझा रहे, कहाँ गांव देहात में कुछ कभी कभी हो जाते हैं, अलग बात है, गांव देहात में होता है, मालूम हो गया, वो तो खैर वो जवारा कर बुआई करते हैं ना, ठीक है, बहुत पहले हमारे दादा परदादा हुआ, दादा हमारे हुआ करते थे, हमारे दादा की बात कर रहा हूं मैं ये, ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं, दीपावली के दिन पता चलता है घर में, जब पूर्वज मुझे बताते हैं अपने पूर्व, उस सुअर की बलि दिया करते थे हमारे घर में देवता को वो, ठीक है, हाँ, अभी भी है, हाँ ठीक है, आप लोग देते होंगे मुझे नहीं पता, ठीक है, हाँ, मतलब कहने मतलब समझा रहा हूँ, कह रहा हूँ मैं ये, ठीक है, तो ठीक है, ये तो ठीक, तो इसमें अब उस समय क्या है, अब इसमें बहुत सारी बातों में इसमें ले रहा हूँ ना, मैं कुछ बातों को बस ले रहा हूँ समझाने के लिए, ये बहुत सारी बातें हैं, मैं उसमें कुछ बातों को ले रहा हूँ मैं ये, ठीक है। अब इसमें जो है अब इसमें इस प्रासंगिकता मतलब मैंने क्या बताया, वो उनके जीवन पद्धति में वर्तमान में है, इस व्यक्ति को मान ले, तो इस व्यक्ति के, उनके व्यक्ति के जीवन में कुछ उपयोगी है, कौन सा, ये, इन्हें बहुत सी बातें हैं, मगर उनमें से कुछ कुछ, अभी इतने सारे बातें बताए हैं, इनमें से, ठीक है, एक तरफ वर्तमान में है उनकी कुछ मान्यताएं, इनमें से कुछ मान्यताएं अब प्रासंगिक नहीं, वर्तमान में है क्या, प्रासंगिक है, ठीक है, कुछ प्रासंगिक है और कुछ प्रासंगिक नहीं है, यही उनके मूल्यांकन लास्ट में कह देना है हमें, देखो ये ऐसा है, कुछ बातें तो मूल्यांकन में ठीक नजर आ रहा है, लगता है कि हाँ आज भी रिलेवेंसी है, मगर कुछ बातें ऐसे हैं जिनका अब कोई रिलेवेंसी नहीं है, निष्कर्ष इनका यही आएगा, इसका जो निष्कर्ष आएगा, इसका जो निष्कर्ष होगा वो क्या निष्कर्ष होगा, कुछ प्रासंगिक है, कुछ प्रासंगिक
नहीं है। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं ये? अब उसको थोड़ा समझा देता हूं कैसे। समझ में आ रहा है ये? क्या नहीं समझ में आ रहा है? सामाजिक आर्थिक, समाज और अर्थ की लिखी हूं मैंने ये, तो सामाजिक भी कर देता हूं। अरे तो बहुत बेसिक बातें हैं। इतने शब्द तो आपको लगातार अब बिना आंख बंद करके भी अब लिख देना चाहिए ये इतने, क्योंकि मैं अब देखो मैं पूरा यही बात करने वाला हूं मैं। और ये इसके बाद अगर समाज शास्त्र पढ़ाऊंगा और दर्शन शास्त्र में, तो फिर वही बातें हैं। कुछ नया बात नहीं होने वाला है। आप लोग यही सुन सुन के बस बोरिंग होते रहिए। कुछ गिने चुने शब्द रहेंगे समाज वाले और समाजीकरण वाला। समाज शास्त्र में तो पूरा ही पूरा वही है। 50 नंबर के याद है। और हो गया ठीक। तो प्रासंगिकता का मूल हो गया। किनकी बात कर रहा हूं मैं? वैदिक ठीक। तो इसमें क्या बात कहना है आपको? क्या प्रासंगिक है? एक तो हमें ये ढूंढना है, ठीक है। दूसरी तरफ क्या प्रासंगिक नहीं है? ठीक है। तो क्या प्रासंगिक है, क्या क्या प्रासंगिक है, क्या प्रासंगिक है? अब समझ में आ जाएगा ये क्या क्या बताया मैंने अभी जस्ट ये, कि इसमें जो है वैदिक जो मंत्रोच्चार की जो पद्धति है आज भी प्रासंगिक बना हुआ है। ये भी हमारे पास में है। चलो बहुत सामान्य ले लेता हूं मैं ये, ठीक है। इसमें जो है प्रकृति के अनुरूप जीवन आज भी जो है बहुत महत्वपूर्ण है। मगर मगर ठीक है, प्रकृति के अनुरूप जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात है ये, इन्होंने प्राकृतिक शक्तियों का जो है दैवीकरण किया, जिनमें बहुत महत्वपूर्ण देवता के रूप में कौन था? इंद्र, पूर्व वैदिक काल में, ठीक है। मगर यहां पर वर्तमान में इंद्र बहुत कोई महत्वपूर्ण देवता नहीं। अग्नि जो है वरुण, और सर्वाधिक बार ऋग्वेद में जो है वरुण देवता का 300 बार उल्लेख, इंद्र देवता का 250 बार उल्लेख, अग्नि देवता का 200 बार उल्लेख है। ज्यादा महत्वपूर्ण कौन हो गया? अरे 300 बार वाला जो है, जिससे हम ज्यादा बात करते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। तो कौन सा 300 बार वाला, मतलब कौन सा? वरुण देवता ज्यादा महत्वपूर्ण है, ऋतुओं का नियामक वाला, ठीक है। उसके बाद फिर जो है आगे देखेंगे तो अब इंद्र वर्तमान में कोई पूछता है क्या इंद्र को? नहीं पूछता ना, ठीक है। मगर अग्नि जो है उस समय उनके जीवन में बहुत करीब से जुड़े हुए थे। अग्नि जो है उनके जीवन से बहुत करीब से जुड़े हुए हैं। कैसे? अग्नि देवता की क्या भूमिका? अग्नि देवता की क्या भूमिका है? अरे अपने यज्ञ हवन क्यों सोचते हैं? वो तो बहुत बाद में भाई। पहले तो यही है कि वो जंगल में आग लगा दे, जंगल साफ हो जाएगा, तभी तो उनको ठीक ठाक और पशु चलाने के लिए कुछ रास्ता मिल पाएगा। वहां नए पत्ते आएंगे, पौधे। तो क्या चाहता है वो? जंगल में आग लग जाए, और लगाने वाला काम कौन? अग्नि। इसलिए उनकी तेज की जो है उपासना करते हैं, वो तेज का। यही बात है ना ये, ठीक है। हाँ, और दूसरा मतलब उनको अगर कुछ भी अगर प्राप्त होगा तो कहां से? अग्नि उसमें बहुत 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 महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है ये। इसीलिए जो है अपने जो है जो भी उनको प्राप्त होगा भोजन के रूप में, उसका सबसे प्रारंभिक हिस्सा जाएगा, क्योंकि उसको बनाने में किसकी बड़ी भूमिका है?
किसके उसके उत्पादन में कितनी बड़ी भूमिका है? अग्नि की भूमिका है। इसीलिए जो है वो खुद भोजन करने से सबसे पहले जो है किसको देगा वो? आज भी वर्तमान में है तो पता ही होगा वो, ठीक है। आज भी जो है, अब तो ठीक है मैं थोड़ा भूल जाता हूँ, अब गैस है इस चक्कर में, ये तो घर में पहले माताराम हमें यही सिखाए हुए हैं कि आग में डालना है और बछड़ू के लिए भी निकालना है। दो बातें एकदम मूल बातें। तक लगभग लगभग हमें 15 साल तक यही काम किया हूँ। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूँ मैं ये? ठीक है, तो समझ रहे हैं गौधन के महत्व इस तरह से, वो गौ लक्ष्मी है ये। मतलब आज भी जो है वो बोलते हैं ना, वो जो पूर्व वैदिक काल में जो है, तो आज भी गाँव देहात में है, शहर में तो ठीक, शहर में भी देखा हूँ मैंने ये। शहर में तो और थोड़ा सा हो सकता है दिखावे के लिए कर रहा हूँ, मगर ये जो भी बहुत अच्छी बातें हैं ये, ठीक है, ये है इस तरह का ये। तो ठीक, तो ये अब वो तो ठीक है। अब ये तो मैंने बताया प्रासंगिक वाला बता दे, प्रकृति के साथ जीवन ये हो गया, गोधन का महत्व ये हो गया। अब इस तरफ जो प्रासंगिक नहीं है उनकी, प्रासंगिक है वो तो बहुत जान लिए, अब यहां पर जो है प्रासंगिक नहीं है उनको देख लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो है ठीक है, यज्ञ हवन और बलि है, किंतु गायों की बलि, गायों की बलि, घोड़ों की बलि आदि, ये अप्रासंगिक नहीं है। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक है। दूसरा, अतिथि को जो है आज भी हम एक देवता के रूप में जो है पूछते हैं, ये उनकी विरासत है। अतिथि देवो भव, ठीक है। ये विरासत देखो, ऐसे कुछ मूल बातों को निकालना है एक्चुअल में, इसलिए कह रहा हूं मैं ये कि जब उत्तर लिखेंगे तो फिर मैं, इसलिए कि मैं जितनी बातें कह रहा हूं आपको बस सोचने के लिए मजबूर करने की बात कर रहा हूं मैं, सोचिए बस आप, ये उत्तर काफी बड़ी मात्रा में ऐसे निकल जाएगा वो। और हो सकता है बहुत अच्छे लिखते भी हैं आप लोग लिखिए थोड़ा सा ये, लिखेंगे तो बहुत अच्छे लिखेंगे आप लोग वो, क्योंकि मैं जितनी बातें कर रहा हूँ आपको बस उत्तर निकालना है। किताब से मत, किताब से तो ठीक है पढ़कर सब कुछ निकाल रहे हैं, उसी से भी पढ़ना भी, उसे निकालना भी है, मगर उसके उसके इतर भी आप निकाल सकते हैं, और बहुत मौलिक होता है। मौलिक उत्तर लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर होता है हमारा उत्तर। ठीक। दूसरी बात है ये, वो जो है बताया मैंने कौन सा, वो जो उस क्या बोलते हैं अभी, अतिथि जो आते हैं उनको क्या मानते हैं, देवता के तुल्य मानते हैं, अतिथि देवो भव कह देते, बताया मैंने ये। ठीक। अतिथि को जो है ऋग्वेद काल में क्या कहते थे? अरे यार, गन्य तो गाय को कहते हैं, मैंने बताया था क्लास में, और वो गोहंता क्या है, उनको गोहंता कहते हैं। किनको? अतिथि को। क्यों? जब आता है तो वो क्या है, गौ मांस खिलाया जाता है उनको, ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है उनको वो, समझा नहीं है? ठीक है, विशेष अवसरों में जो है गौ का मांस खिलाया जाता है, ये किसमें है, वैदिक परंपराओं में। अब वो प्रासंगिक, ठीक, मैं पूरी बातें नहीं लिख रहा हूं, मैं समझ में आ रहा है आप लोगों को? किंतु अब प्रासंगिक नहीं, ठीक, इस तरह से ये, ठीक, इसमें तो बहुत सारी बातें ले सकते हैं आप इस तरफ, ये सब प्रासंगिक है, मगर ये पूरी बातें इधर, दो चीज तो मैंने यही ले लिया एक्चुअल में इसमें। ठीक है, अब उसमें जो है तीसरी बातें और क्या इसमें बातें आ सकती है, यज्ञ हवन, ठीक है, और बाकी जो समाज में देख लीजिए, ठीक है, वो 8 प्रकार की, अचल संस्कार में भी अगर देख ले तो संस्कार में जो है वो तो ठीक है, वर्णाश्रम व्यवस्था अब वर्तमान में जो है प्रासंगिक है नहीं है। वर्ण व्यवस्था इनका मूल रूप में, गोत्र ठीक है, मगर वो भी तब जब वर्तमान जो है
जो समता मूलक समाज की स्थापना भारत के संविधान के द्वारा कर दिया गया है, तब उसमें विभाजित समाज की आवश्यकता, विभाजित समाज की जो है कोई प्रासंगिकता नहीं है। इनका समाज कैसा है? विभाजित है। कैसे? पहले रंग के आधार पर, बाद में व्यवसाय के आधार पर, बाद में फिर जन्म के आधार पर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनकी मान्यताओं में जो है छूआछूत, अस्पृश्यता है। उत्तरोत्तर काल में, पूर्व के काल में नहीं है, और उत्तरोत्तर काल में तो है। इनके पूरी परंपराओं, इनकी जो है व्यवस्थाओं में, वैदिक व्यवस्थाओं में जो है यहाँ पर महिलाओं को जो है, समझ आ रहा जो कह रहा हूं मैं, कुछ कुछ बातें लिख दूं यहाँ पर फटाफट। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या बताया इसमें कि इनमें जो है इनकी जो सामाजिक जो मूल संरचना था इनकी, ठीक है, उनमें बहुत सी बातें जो है अप्रासंगिक नहीं रहे हैं। वैदिक समाज की बहुत, वैदिक समाज की स्वरूप की कई तत्व अब प्रासंगिक नहीं। ठीक है, अब प्रासंगिक नहीं। और क्या प्रासंगिक नहीं, इनको मैं यहां पर ले लेता हूं, ले लूं। क्या प्रासंगिक नहीं है? गोत्र व्यवस्था ठीक है, मगर सबसे इंपॉर्टेंट अब वर्तमान में भारत जो है वो किससे प्रशासित होता है? संविधान से प्रशासित होता है। वर्तमान जो भारत है किससे? संविधान से प्रशासित है। संविधान से प्रशासित है, और इसमें दो मूल बातें हैं। प्रतिष्ठा और अवसर की समतानता है। इसका मतलब यहां पर जो है अब यहां कोई भेदभाव, विभाजित समाज नहीं। जबकि ऋग्वैदिक समाज कैसी है? विभाजित समाज है, कई प्रकार से विभाजित है। वहां पहले विभाजन किसमें था उनका? वर्ण के आधार पर, रंग के रूप में। ठीक है, मैं आगे ले लूंगा, आगे लिख दूंगा, इसमें यहां पर लिख दूं। पहले कैसे? वर्ण के आधार पर, फिर आगे व्यवसाय के आधार पर, फिर आगे जन्म के आधार पर। ठीक है, समझ में आ जाएगा ये। अब जन्म मतलब कौन सा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इस तरह व्यवसाय में यही बातें हैं। क्या है? पुरोहित है और राजन्य है और सामान्य है। और वर्ण में आर्य और अनार्य। ये बहुत ज्यादा एक ही जगह पर हो गए हैं, कुचुर बुचुर हो गए हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? ऑनलाइन में जो है हेमलता और सुवर्णा मैडम, ये बातें मेरी समझ में आ रहा है जो लिखा हूं मैं? नहीं, फिर से इसको यहां तक लिख लीजिए आप लोग। संविधान में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है, ये बातें लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद मैं अब आगे ले जाता हूं, मैं ले लूं। ठीक है, कुछ तो होंगे। ठीक है, दो बातें ले रहा हूं मैं। एक प्रासंगिक वाला, अरे एक क्या है? प्रासंगिक, प्रासंगिक है, और इधर प्रासंगिक नहीं है। ठीक है,
अब प्रासंगिक में बहुत से बातें ले लेंगे। अब यहां भी मैंने काफी सारा बता दिया इसमें, ठीक है। और क्या बातें प्रासंगिक नहीं है, लोग सोच के बताइए आप लोग। देवता भी तो ठीक है, अब बहुत सारे देवता तो प्रासंगिक नहीं रह गए, उसमें एग्जाम्पल मैंने दे दिया। अब प्रजापति जो है उसे कोई मानते मानते है नहीं है ये, तो देवताओं की कुछ प्रासंगिकता बता देंगे आपको। विंद्र की एग्जाम्पल दे दिया हूं मैंने, तो बाकी पूरी बातों को उसमें और डाल देना है आपको वो, ठीक है। अब पूरी बातें मतलब कौन सा, अब बाकी देवता है, अब कई ऐसे देवता है जिनको उतना वो वर्तमान में कोई रिलेवेंसी उनकी नहीं है, ठीक है। और पशुपालन तो आज भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। वो आभूषण उपोषण भी उनके बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं, ठीक है। राजनीति में क्या था उनके पास में, सभा और समिति, वो तो सब क्या है आप है संगीत, वो तो प्रासंगिक है ना, कौन प्रासंगिक नहीं, ये बात कर रहा हूं मैं। लूटपाट इसने बताया है, इनके प्रारंभिक वैदिक कार्य में जो क्या है, लूटपाट बड़ी मात्रा में हुआ करता था, मगर अब वो प्रासंगिक नहीं है। हाँ, धन का बंटवारा, क्या लूटपाट अरे नहीं, इसको जायज नहीं ठहराना है आपको, उसको जायज नहीं ठहराना है। लूटपाट कर धन का बंटवारा के लिए जो संस्था बना रखा था विदत, ये प्रासंगिक नहीं। क्यों? भारत क्या है, विधि का शासन है, लूटपाट का जो है व्यवस्था नहीं है, ठीक है। और एक दो बातें बस और सोच लो फिर, ठीक है, इतना बहुत हो जाएगा आज। और क्या बातें हैं, आप लोग एक दो बातें सोचिए, मुझे मैं ही बता रहा हूं लगातार। हम्म, सब कुछ यहां तक वो बच्चों को भी चुरा के ले जाते थे ये, उनके घर में जो भी सामान, उनके मटके वटके, वो सब कुछ चोरी करके ले जाते थे ये। हाँ, इनके तो वही है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट। अब जैसे कि अब मैं कह दूंगा कि घोड़ी के महत्व नहीं हुआ करता था, अभी वर्तमान में घोड़े के महत्व है। हमारा जो है सेना है, फोर्स हमारे पास में, जो देखे होंगे 26 जनवरी 15 अगस्त देखते ही होंगे, ये हाथी की सेना नहीं है, ठीक है, ठीक है। बाकी लिख लेंगे आप लोग, और ठीक, क्वेश्चन तो लिख चुके हैं ना ये। और हाँ, मैं थोड़ा सा और जल्दी से बता देता हूं, इनको आगे बढ़ जाऊं यहां से, ठीक है। अब इसके बाद क्या कर लेना है, इधर कुछ प्रासंगिकता और बता दीजिए, उसके बाद कुछ बातें इसमें और आप लोग ढूंढ के लिखेंगे यहाँ पर, ये इसमें दो तीन बातें और लिख लीजिएगा, इसमें दो तीन बातें और लिख लेंगे आप लोग वो, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में क्या बता देना है हमें, निष्कर्ष बताना है ये। तो निष्कर्ष ग्रुप में क्या लिखेंगे, जो उधर पहले ही लिख चुका हूं मैं, ये क्या, बहुत सी बातें जो है वैदिक जो संस्कृति का आज भी प्रासंगिक बना है, मगर उनमें कुछ बातें ऐसी भी है जो पूर्व में हुआ करते थे और वर्तमान में जो प्रासंगिक नहीं है, राइट। ये इनका मूल्यांकन होगा हमारा। मूल्यांकन में निष्कर्ष क्या होगा कि वैदिक संस्कृति की बहुत सी बातें आज बहुत बहुत ज्यादा ही प्रासंगिक है, ऐसा प्रतीत होता है। प्रासंगिकता बहुत महत्वपूर्ण है, प्रासंगिकता बहुत अधिक प्रासंगिक है, ऐसा प्रतीत होता है ये। मगर मगर बाद में, मगर ठीक है, कई ऐसी कुछ बातें हैं वैदिक संस्कृति का जो अब वर्तमान में अब वो प्रासंगिक नहीं रह गए हैं, ठीक है। ये बातें हुआ ये, उसके बाद फिर जो है, हाँ ये तो हो गया, निष्कर्ष यही है। उसके बाद फिर दूसरा मैंने क्या बताया था, पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक, ठीक है। कौन सा है, पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक। पूर्व वैदिक हो गया और उत्तर वैदिक,
इसमें दोनों बातें लिख सकते हैं। पहले यहां पर जो है समानता लिख लेंगे आप लोग, तो क्वेश्चन बुक बस दूंगा आप लोगों को वो, तो समानता में क्या क्या बातें हैं वो लिखेंगे, और उसके बाद फिर जो है असमानता। समानता में जो है क्या बातें लिखेंगे, जो यहां पर भी है और यहां पर भी है। ठीक है, ठीक, और प्रश्न लिखिए। प्रश्न लिखिए। अब समानता में क्या के बारे में बात करेंगे, इसमें राजनीति, समाज, अर्थ, अर्थ मतलब आर्थिक, और धर्म और दर्शन। असमानता में फिर वही बात है, राजनीति और अर्थ और समाज, धर्म और दर्शन। ठीक है, मतलब इसमें बताना है आपको, वो अंतर भी बताएंगे, इसी से बताएंगे, ये समानता बताएंगे, इसी में बताएंगे आपको। ठीक है, कंटेंट मिल जाएगा साइंस आपको ये। तो जब भी आप समानता असमानता की बात करेंगे तो यही यही मेन कंटेंट लेना है आपको। वो समाज के बारे में बता चुका हूं मैं, इसमें समाज में मतलब कौन कौन सी बात करना है आपको वो। ठीक है, राजनीति में कौन कौन सी बातें करना है आपको, ये बता चुका हूं मैं। ठीक है, असमानता, अब असमानता में इससे राजनीति में, तो इनका राजनीतिक क्षेत्र पहले पूर्व से सप्त संधवा बस हुआ करता था, मगर यहाँ पर क्या है, विस्तार इनका मध्य पश्चिम, वो जो पश्चिमी गंगा का मैदान प्लस जो विभाजित जो मैदान है सिंधु और यमुना के बीच विभाजन वाला जो क्षेत्र है उसमें भी, और पश्चिमी गंगा का जो मैदान है उसमें, और यहां तक मध्य गंगा के मैदान तक उनका विस्तार हो गया। और यहां पर ऐसा नहीं, समझा रहे कह रहा हूं मैं, ये यहां पर क्या है, जन समूह आधारित जो है जन है, जबकि यहां पर क्षेत्र आधारित जनपद। ऐसा बताना है अंतर, ये समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये। तो वो कई मेटर कई आपको मिल जाएगा यहां पर, ये जो मैंने करवाया ना उसमें से मिलेंगे आप लोग वो। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए अब आगे। समाज के बारे में लिख लेंगे आप लोग। नहीं नहीं, ये तो अंतर बताया मैंने, अलग से कह रहा हूं मैं ये। मतलब मुझे समाज के बारे में वो लिखवाने की आवश्यकता है, क्या पूछ रहा हूं मैं, समाज और उसमें धर्म और दर्शन के बारे में, मतलब अलग से मुझे लिखवाने की आवश्यकता है कि आप लोग उसको जो मैंने जो फ्रेम बनवाया है उसमें लिख लेंगे आप लोग, लिख लेंगे। हम्म, मैं जो पूछ रहा हूं समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन लिखिए। वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था, वैदिक कालीन सामाजिक जीवन कहिए, वैदिक कालीन सामाजिक जीवन का विवरण प्रस्तुत करें, का विवरण प्रस्तुत करें। का विवरण प्रस्तुत करें। ठीक है, अब उसको कैसे लिखेंगे आप लोग उसको, वैदिक कालीन समाज, जो समझाया था मैंने एक बार, याद है आपको, पूर्व वैदिक, पूर्व वैदिक, और आगे उस तरफ जो है उत्तर वैदिक। ठीक है, ये अंतर वाला भी आ जाएगा सेम स्थिति में ये। ठीक है, तो यहां ही बताएंगे तो अब ऐसे ही बता देंगे। यहां पर पहले पॉइंट लिखिए, जो मैंने पॉइंट लिखवाया हुआ है, लिखवाया हूं ना ये, उनके बारे में लिखिए। चलो यहां पर उनका जो है, चलो उनको स्वरूप
ये जो मैंने बता रखा था उस दिन मैं डिस्कस भी किया था, मैंने ये पहले डिस्कस किया हो ना मैंने समाज के बारे में, ये यही बात कह रहा हूँ। यहाँ उनका स्वरूप कैसा था, ये पीडीएफ ग्रुप में है, आप लोग लिखे भी होंगे, आप लोग नहीं लिखे होंगे तो प्रॉपर लिख लेंगे आप लोग। ये पूरा मैं डिस्कस किया हूँ, इनका स्वरूप कैसा था, गोत्र के बारे में क्या है, विष के बारे में क्या है, और उत्तर वैदिक में कैसे हुआ है, वर्ण के बारे में क्या, उत्तर वैदिक में कैसे है, फिर परिवार के बारे में पूर्व वैदिक में उत्तर वैदिक में कैसे, यही बातों को लिखना है आपको। वो नहीं समझ में आया होगा तो लेक्चर ग्रुप में डला हुआ है ऑलरेडी, फिर से आप सुन लेंगे और उसमें लिख लेंगे ये महिलाओं की स्थिति के बारे में ये, ठीक है। उसके बाद फिर ठीक है दास दासियों की स्थिति के बारे में, दास और अनार्य दस्यु के बारे में ये, ठीक है। उसके बाद फिर जो है किसका, ये क्या है, चतुर आश्रम व्यवस्था के बारे में लिखा मैंने, फिर पुरुषार्थ के बारे में लिखा है, ठीक है। पुरुषार्थ के बाद फिर जो है इसमें वो ऋण व्यवस्था के बारे में भी लिखा हुआ है इसमें, ये भोजन और रहन सहन है, उनके रहन सहन, उनका पहनावा वेशभूषा, ये सब, और साथ में विवाह व्यवस्था भी इसमें, ठीक है। ये आप लोग लिखिए, कल जब बात करें, कल तो संडे है, और परसों जो है आप लोग उसमें वो एमसीक्यू के लिए घटना चक्र भी लेके आइए, और मैंने जो पेज दे रखा है पीडीएफ का, उसमें से एक वो इतिहास की जानकारी के स्रोत, और अ, और जो है आप लोग प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल उनको रट्टे मार करके आइए, प्रागैतिहासिक काल रट्टे मारिए, और हड़प्पा मारिए रट्टे, ठीक है। और आपको जो है घटना चक्र भी लेके आना है, ठीक। बाकी फिर मंडे को करते हैं ये, पहले थोड़ा सा हम याद कर लेंगे, और मंडे से जो है साइंस की क्लास होगी, सब बताएगा सर आपको, वैसे उसमें क्रांति सर भी, अच्छा क्रांति सर के भी नहीं बताया, क्लास नहीं हुई है ये। मंडे से साइंस पढ़ेंगे आप लोग, वो बायोलॉजी, ये फिर मेरे ख्याल से बायोलॉजी सेक्शन लेंगे उसमें पहले, तो वो सेक्शन फिर वहां से स्टार्ट होगा आपका वो, ठीक है, वीकेंड वीकेंड बेसिस पर ये, ठीक है, ठीक, थैंक यू।